ये एक आदमी का एंट्रेंस टेस्ट था जहां उसके सभी एट्रीब्यूट्स का टोटल सिर्फ 9 पॉइंट था। फिर भी वो नए छात्रों की परीक्षा में क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रहा। इसके बावजूद दूसरे छात्र अब भी उसे सिर्फ एक बेकार इंसान समझते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके मुंह से बेकार कहाँ जाने वाला ये इंसान वास्तव में SS ग्रेड का टॉप लेवल टैलेंट रखता है। 2 दिन पहले शियाओलिन अभी कॉलेज से निकला एक आम फ्रेश ग्रेजुएट था। स्थिर नौकरी ढूंढने से पहले वो दूसरों के गेम अकाउंट पावर लेवलिंग करके गुजारा करता था। अपने रिश्तेदारों को ये साबित करने के लिए कि वो वैसा बेकार इंसान नहीं है जैसा वो कहते थे, उसने घर से निकलने का फैसला किया ताकि सबको ये दिखा सके कि वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। एक दिन गहरी रात में अचानक दरवाजे पर दस्तक ने उसकी शांत जिंदगी को तोड़ दिया। उसने हैरानी से दरवाजा खोला तो उसे एक अजीब सा लिफाफा मिला। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, गाढ़ा काला धुआं उसे पूरा निगल गया और साथ ही उसके दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी, बधाई हो, तुम्हारा शुगांग अकादमी के प्रारंभिक नए छात्र के रूप में चयन हो गया है। प्रारंभिक छात्र की पहचान पूरी हुई, फोर्स ट्रांसफर शुरू हो रहा है। इस तरह वो इस अजीब लिफाफे के जरिए जबरदस्ती इस शुगांग अकादमी नाम की जगह पर ट्रांसफर हो गया। जब शियाओलिंग के दिमाग में अभी उलझन ही थी कि अचानक एक तंज भरी आवाज उसके कानों में पड़ी, अरे जाग गया क्या तुम यहाँ हाइबरनेट करने आए हो? आसपास के दूसरे नए छात्र भी इस अचानक हुए मामले से सहम गए और हंगामा करने लगे। किसी ने गुस्से से पूछा, ये कैसी जगह है? तुम लोग अपहरण कर रहे हो, जल्दी हमें बाहर निकालो वरना मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। तभी एक झुंझलाहट भरी आवाज के साथ एक तेज ठंडी चमक चमकी। एक वर्दी पहने आदमी ने अचानक अपना हाथ घुमाया और एक तेज धार उनके सिर के ऊपर से गुजरी, जिससे कान फाड़ देने वाली आवाज आई। इस अचानक हुए अटैक से सभी नए छात्र डर के मारे सन्न रह गए। वो आदमी गुस्से से बोला, क्या शोर मचा रहे हो? सबके मुंह बंद करो। हर बार नए छात्रों में ऐसे बेवकूफ ही क्यों होते हैं? क्या एडमिशन वालों के पास करने को कुछ नहीं है? सच में बहुत परेशानी है। ठंडी नजर से चारों ओर देखते हुए वो बोला, एक देर से जागने वाले बदमाश की वजह से हमारी क्लास पहले ही बहुत कीमती वक्त बर्बाद कर चुकी है। मैं कम शब्दों में कहता हूँ, ये शुगांग अकादमी के पहले साल की कक्षा है। मैं तुम्हारा काउंसलर चिनचुआन हूँ और तुम सभी किस्मत से चुने गए लोग हो। यहाँ तुम्हें क्रूर ट्रेनिंग से गुजरना है, लगातार अपनी सीमाएं तोड़नी है और अंत में नई दुनिया में जाने का हक हासिल करना है। स्टेज के नीचे तुरंत हंसी की आवाजें गूंजने लगी। चिनचुआन ने डिस्प्ले स्क्रीन पर 24 पॉइंट के कुल एट्रीब्यूट्स को देखा, नाक भौं सिकोड़ी और बोला, ये तो कचरा है। अगला टेस्ट देने वाला छात्र कुल 32 पॉइंट लेकर आया। तब चिनचुआन ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर सारे नए छात्र एक एक करके टेस्ट देते रहे। चिनचुआन इन डेटा को देखकर अपनी निराशा नहीं छिपा सका। बस 1-2 के डेटा देखने लायक हैं। मैं चेयरमैन से जरूर कहूंगा कि एडमिशन वाले कूड़े के ढेर से भर्ती न करें। जल्द ही शियाओलिंग की बारी आई। वो घबराते हुए इवैल्यूएशन मशीन पर खड़ा हुआ, मन ही मन बड़बड़ाया, दूसरों को 6-7 सेकंड लगते हैं, मुझे तो लगभग 1 मिनट हो गया, अभी क्यों खत्म नहीं हुआ? और चिनचुआन उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था कि ये कोई अच्छा खासा छात्र निकले। जब टेस्ट खत्म हुआ, शियाओलिंग जाने ही लगा था कि चिनचुआन ने उसे रोक लिया। ठहर, मुझे अपना डेटा देखने दे। इतनी देर लगी है, कहीं कोई रत्न नहीं निकल आए। लेकिन जब उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी तो उसके हाथ अचानक कांपने लगे। स्क्रीन पर लिखा था, नाम शियाओलिंग, स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2, स्टैमिना 3, टोटल एट्रीब्यूट वैल्यू 9 पॉइंट। हे भगवान, मैंने शुगांग अकादमी में आने के बाद इतना कचरा डेटा कभी नहीं देखा। पहली बार सिंगल डिजिट से शुरुआत देखी है। तुम सच में 100 साल में एक बार मिलने वाला अनमोल रत्न हो। पूरी क्लास में तुरंत भेदी हंसी गूंजने लगी। तरह तरह की कड़वी टिप्पणियां शियाओलिंग के कानों में चुभने लगी। उसने गुस्से से कहा, कौन आना चाहता है इस बेवकूफी भरी जगह? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे तुरंत वापस भेज दो। शियाओलिंग के गुस्से से जाते बैग को देखते हुए चिनचुआन बड़बड़ाया, सोचा था कोई टैलेंटेड छात्र आया है, बेकार उम्मीद लगाई, सच में बेकार है। ताने सुई की तरह चुभ रहे थे। शियाओलिंग के मन में बेहद पीड़ा उबल रही थी। बचपन से चाहे वो कहीं भी गया, लोग उसे बेकार कहकर पुकारते थे। क्या इस बेवजह की जगह पर भी वो इस नाम से बच नहीं सकता? चिनचुआन ने बेमन से एक मेटल प्लेट निकाली। इस हालत में टेस्ट देना जानलेवा होगा। ये आइडेंटिटी प्लेट तुम्हारे लिए चीज को बर्बाद करने जैसा है। शियाओलिंग ने तेजी से उसके हाथ से वो प्लेट छीन ली। उसकी आंखों में हार न मानने वाली जिद थी। बेकार है या नहीं, ये डेटा से नहीं तय होता। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं खुद कोशिश करूंगा। हाँ, बहुत अकड़ है, ठीक है, देखते हैं कैसे हकीकत तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारती है। टेस्ट में कहीं मुंह के बल न गिरना। तभी एक नए छात्र ने डरते डरते हाथ उठाकर पूछा, आपने टैलेंटेड छात्र का जिक्र किया था, वो क्या होता है? चिनचुआन ने ठंडी नजर से देखा। वो किस्मत वाले होते हैं जिन्हें भगवान खुद खिलाते हैं, जो नई दुनिया में जीने की गारंटी होते हैं, जो तकदीर से मजबूत बनते हैं। तुम लोग पहले ये सोचो कि एडमिशन टेस्ट कैसे पास करोगे। इसी तनाव भरे माहौल में एक साफ महिला की आवाज ने अचानक शोर तोड़ा, आपने बताया कि इस अकादमी में हमें जबरदस्त दौलत और फायदे मिल सकते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? चिनचुआन का झुंझलाया चेहरा उस लड़की को देखते ही साफ हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? गु शियाओयू। तुम इस बैच में सबसे अच्छे बेसिक एट्रीब्यूट वाली हो। हाँ, स्पेशल टैलेंट ना होना अफसोस की बात है, लेकिन मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछ सकता हूँ। चिनचुआन की आवाज काफी नरम हो गई थी। यहाँ क्रेडिट और एक्सचेंज पॉइंट ही सिक्के हैं, जिनसे तुम अपनी मनचाही कोई भी चीज खरीद सकते हो। गु शियाओयू ने चुपचाप सिर हिलाकर समझने का इशारा किया। शियाओलिंग मन ही मन बोला, ये लड़की बहुत शांत लगती है, लेकिन इस बैच में सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट वाली है। यहाँ तक कि चिनचुआन भी उससे इतनी नरमी से बात कर रहा है, जाहिर है उसे बहुत उम्मीदें हैं। तब
चिन चुआन ने नए छात्रों को बताया कि अपनी स्टेटस देखने के लिए दिल में स्टेटस कहना है। शियाओलिंग ने आइडेंटिटी प्लेट उठाई और जैसे ही उसने ये सोचा, अगले ही पल एक सिर्फ उसे दिखने वाला एट्रीब्यूट पैनल खुल गया। नाम शियाओलिंग, छात्र संख्या 201235, क्रेडिट 0, एक्सचेंज पॉइंट 0, शुरुआती एट्रीब्यूट स्ट्रेंथ 2, एजिलिटी 2, इंटेलिजेंस 2, स्टैमिना 3, फिजिकल अटैक पावर F ग्रेड, मैजिक अटैक पावर F ग्रेड, नेचुरल लाइफ स्पैन 83 साल, मौजूदा उम्र 23 साल, बची उम्र 60 साल। चेतावनी, हर बार मरने पर अपने आप 10 साल की उम्र कट जाएगी। उम्र खत्म होने पर पूरी तरह मौत हो जाएगी। ये हैरान करने वाली बात सुनकर सभी नए छात्रों के होश उड़ गए। उम्र कटना, क्या मजाक है? मेरी उम्र तो सिर्फ 9 साल बची है। मतलब मैं एक बार मरा नहीं कि सब खत्म हो गया। जब सब सदमे में ही थे, शियाओलिंग के दिमाग में अचानक एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। असामान्य एनर्जी वेव डिटेक्ट हुई। हिडन टैलेंट अनलॉक हो रहा है। विश्लेषण शुरू हो रहा है। शियाओलिंग चौंक गया। हिडन टैलेंट? मुझ जैसे बेकार इंसान में? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी और को कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। क्या ये आवाज सिर्फ मैं सुन सकता हूँ? तब एट्रीब्यूट पैनल पर दिखा टैलेंट नाम। डाटाबेस में कोई मैच नहीं, टैलेंट ग्रेड। डाटाबेस में कोई मैच नहीं, टैलेंट कंटेंट। छात्र की सीखने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मौजूदा लेवल 1, टैलेंट पैसिव इफेक्ट, हर तरह की सीखने की क्षमता बढ़कर 100%। टैलेंट एक्टिव इफेक्ट, एक बार कॉपी करने का मौका मिलता है। ये कोई भी एबिलिटी जहां तक मूल्यांकन हो कॉपी कर सकता है, असर 3 मिनट तक। लेकिन टैलेंट एबिलिटी कॉपी नहीं हो सकती। ये एक्टिव कॉपी क्षमता हर 7 दिन में सिर्फ एक बार खोली जा सकती है। जब टैलेंट अपग्रेड होगा तो डेटा सुधरेगा। चूंकि इस टैलेंट का कोई पिछला उदाहरण नहीं है, इसलिए नियम के मुताबिक नया टैलेंट पाने वाले को नाम रखने का हक होगा। कृपया छात्र इस टैलेंट का नाम रखें। सिस्टम के फ्लैश होते प्रॉम्प्ट को देखते हुए शियाओलिंग ने थोड़ा सोचा। सीखने की गति तेज है और कॉपी करने की क्षमता भी। क्या नाम रखूं? उसने गहरी सांस ली और फैसला किया, बस सीधा सीधा स्टूडेंट किंग, प्रतिभाशाली छात्र रख देता हूं। तब सिस्टम ने फिर प्रॉम्प्ट किया, टैलेंट नाम स्टूडेंट किंग, लेवल 1, टैलेंट ग्रेड SS ग्रेड टैलेंट। शियाओलिंग ने चुके से देखा। उसने पाया कि जो स्कैन हुआ था वो चिन चुआन के अधिकार से भी बाहर था और स्टूडेंट किंग के अस्तित्व का पता नहीं लगा सका। इससे उसके मन में एक गुप्त खुशी पैदा हुई। लगता है यही इस अकादमी में मेरे बचने का जरिया है। इसी बीच एक नए छात्र ने अपना पैनल देखा। डरा हुआ बोला, ये उम्र वाली बात क्या है? मेरी तो सिर्फ 9 साल बची है। एक बार मरा तो 10 साल कट जाएंगे, सीधा खत्म। चिन चुआन ने बिना झिझक उस छात्र के सिर पर मुक्का मारा और डांटा, सच में सुअर का दिमाग है। हाँ, तुम्हारी सिर्फ 9 साल बची है। मरोगे तो 10 साल कट जाएंगे और खत्म हो जाओगे। ये बहुत है। बेवकूफ, तुम लोग तो किस्मत वाले हो। बाहर की दुनिया में उम्र बीतती जाती है, खतरा आया तो मौत ही मौत है। लेकिन यहाँ उम्र फिर से बनाई जा सकती है। अलग अलग काम करो, एक्सचेंज पॉइंट बढ़ाओ, ताकत बढ़ाओ, सबसे उम्र कमा सकते हो। समझे? ये अकादमी तुम्हारे लिए तकदीर बदलने की सीढ़ी लेकर आई है। ताकत, ज्ञान, दौलत और उम्र बढ़ाने के मौके। बस काफी क्रेडिट और एक्सचेंज पॉइंट इकट्ठे करो। सिद्धांत रूप में अमर होना भी नामुमकिन नहीं है। गु शियाओयू ने चश्मा सरकाते हुए पूछा, तो ये नियम सिर्फ अकादमी के अंदर लागू होते हैं या कहीं भी? चिन चुआन ने साफ बता दिया, एक बार इस अकादमी के छात्र बने तो ये कायदा अपने आप एक्टिव हो जाता है। जब तक तुम धरती पर हो तब तक ये कायदा चलेगा। बातें बहुत हुई, एडमिशन टेस्ट अब शुरू होता है। अपनी उंगलियां चटकाते ही एक पल में सब गहरे बैंगनी कोहरे में घिर गए। फिर भरी हुई टेस्ट वाली जगह अचानक खाली हो गई। सिर्फ चिन चुआन अकेला रह गया। उसने झुंझलाहट में आवाज निकाली, इस बैच में एक भी टैलेंट वाला छात्र नहीं है। लगता है इस बार मेरी काउंसलर की ग्रेडिंग फिर सबसे नीचे आएगी। बदकिस्मती। तभी एक तेज आवाज में हंसी आई। ओल्ड चिन, बता रहा हूँ, हमारी क्लास 3 में 2 टैलेंट वाले छात्र हैं, एक A ग्रेड और एक B ग्रेड। तुम्हारी तरफ क्या हाल है? चिन चुआन का चेहरा उतर गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, हमारी क्लास में तो एक छात्र है जिसके शुरुआती एट्रीब्यूट 40 से ऊपर हैं। एट्रीब्यूट भले ही ज्यादा हों, असली बात टैलेंट पर है। सुना है इंग्लैंड में पिछले साल SS ग्रेड का नया छात्र था। चिन चुआन ने बेसब्री से उसका हाथ हटाते हुए कहा, वो अफवाह झूठी है। सेंट्रल डाटाबेस में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब दुनिया में SS ग्रेड टैलेंट होता ही नहीं। S ग्रेड टैलेंट वाले भी पूरी दुनिया में गिनती के हैं। और तब शियाओलिंग और दूसरे नए छात्र अचानक खुद को एक नम अंधेरे जंगल में पाते हैं। हवा में बदबूदार दुर्गंध थी। ये गोबलिन के बिल की अंदरूनी परत थी। शियाओलिंग ने तुरंत सिस्टम पैनल खोला जिसमें एडमिशन टेस्ट की शर्तें लिखी थीं। वैकल्पिक कार्य, 1 पूरा करने पर 10 क्रेडिट और 200 एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। वैकल्पिक कार्य 2 पूरा करने पर 20 क्रेडिट और 500 एक्सचेंज पॉइंट मिलेंगे। प्रारंभिक छात्रों के लिए स्पेशल प्रीसेट पार्सल दिया गया है जिसमें बेतरतीब एक हथियार है। खोलना है। चेतावनी, इस टेस्ट में मरने पर कोई सजा नहीं है, उम्र नहीं कटेगी। ये देखते ही सब नए छात्र खुशी से चिल्ला उठे। शियाओलिंग ने बिना देर किए सिस्टम का न्यूबी पार्सल खोला। एक प्राइमरी वैंड मिली, फिजिकल अटैक पावर F ग्रेड, उसके साथ स्किल एनर्जी वेव मिली जिससे मेंटल एनर्जी खर्च होती थी, और साथ में बेसिक वैंड मास्टरी स्किल अनलॉक हुई जिसका लेवल 1 था और कुशलता 0% थी। वैंड पकड़े शियाओलिंग सोच में पड़ गया। स्किल इस्तेमाल कर सकता हूँ, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, बिल्कुल गेम जैसा लगता है। दिल में उत्सुकता ली उसने स्किल चलाई। बैंगनी रंग की एक एनर्जी बॉल ने पास के एक चट्टान को टक्कर मारी। तुरंत सिस्टम ने सूचना दी, स्किल बेसिक वैंड मास्टरी इस्तेमाल की, अनुभव +2, मौजूदा लेवल 1, प्रगति 2%। लगता है जैसे ही हथियार इस्तेमाल करूंगा कुशलता बढ़ेगी और मेरे पास SS ग्रेड का स्टूडेंट
स्टूडेंट किंग टैलेंट है, मतलब स्किल अपग्रेड करने की रफ्तार आम इंसान से 2 गुनी होगी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा स्किल चलाने लगा, उसे तेज सिर दर्द हुआ। लगता है बेसिक एट्रीब्यूट बहुत कम है, मैना पावर बेहद कम है, कुछ ही बार मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूर से एक छात्र जोर से चिल्लाया। मैंने बेसिक हैवी स्वॉर्ड मास्टरी एक्टिवेट कर ली। हर बार मारने पर एक एक्सपीरियंस मिलता है। शियाओलिंग ने उस उत्तेजित शख्स की तरफ देखा। लगता है खास हथियार इस्तेमाल करने पर उससे जुड़ी स्किल अनलॉक हो जाती है। अगर सिर्फ बेतरतीब मारूं तो एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, तो फिर यहीं रुककर स्किल लेवल अप करके काम कर सकता हूं। लेकिन सिस्टम इतना आसान नहीं होगा। खास स्तर के मानक पूरे करने पर ही एक्सपीरियंस देगा। आम छात्रों के लिए ये इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च है और कार्य का समय सीमित है। ये तो इंस्ट्रक्टर हमें यहाँ रुककर फिर से एक्सपी बढ़ाने से रोकना चाहता है। वैंड को देखते हुए उसे लगा कि ये उसके लिए सही नहीं है। बेहतर होगा कोई फिजिकल हथियार लूं ताकि अपनी खूबी का पूरा फायदा ले सकूं। तभी वो लड़की गु शियाओयू ने कदम बढ़ाया। दोस्त, क्या हथियार बदलोगे? हालांकि मैंने कभी गेम नहीं खेला, लेकिन मुझे पता है कि जादू करने में कुछ न कुछ खर्च होता है, चाहे वो मेंटल एनर्जी हो या मैना पॉइंट। ये हमारे टेस्ट में मिले इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट से संबंधित है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जो हथियार है वो ज्यादा उपयुक्त है और तुम्हें वो ठीक से पसंद नहीं आ रहा। शियाओलिंग ने उत्सुकता से उसकी बात काटी। तुम गु शियाओयू हो ना? मैं शियाओलिंग हूँ। अच्छा शियाओलिंग, तो क्या तुम मुझसे हथियार बदलोगे? बिल्कुल, लेकिन बता दूं, ये वैंड से जादू करने में निशाना लगाना जरूरी है। ध्यान से देखना। जब उसने गु शियाओयू से दी हुई छोटी तलवार ली तो सिस्टम ने फिर सूचना दी। न्यूबी शॉर्ट स्वॉर्ड मिली। फिजिकल अटैक पावर F ग्रेड। स्किल बेसिक शॉर्ट स्वॉर्ड मास्टरी अनलॉक हुई। लेवल 1। कुशलता 0%। तलवार पकड़े उसे ज्यादा अच्छा लगा। फिर उसने गु शियाओयू की तरफ देखा। पास करना है तो सबसे अच्छा एक साथी बना ले। उसका नाम लेता ही था कि एक मजबूत नौजवान ने आकर गु शियाओयू से कहा, सुंदरता 7 चलेगी? सुना है तुम्हारे एट्रीब्यूट पूरी क्लास में सबसे ज्यादा हैं। मेरे साथ चलो। मेरी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी तीनों 10 से ऊपर है। इस छोकरे से कहीं बेहतर हूँ। मुझे देखो, मैं वांग दालिन हूँ, सबसे सुरक्षित लगता हूँ। हम दोनों ताकतवर साथ मिले तो टेस्ट आसानी से पार कर लेंगे। गु शियाओयू ने अदब से मुंह फेर लिया। लहराते बालों के साथ बोली, दिलचस्पी नहीं है? पास ही एक लड़का लड़की हंसने लगे। वांग दालिन ने गुस्से से उधर देखा। फिर आंखें चार होते ही उसने जोर से शियाओलिंग को धक्का दिया। क्या देख रहा है? तुझ बेकार से बात करके मेरा दिमाग खराब होता है। जिसके एट्रीब्यूट 2 अंकों तक नहीं पहुंचते, न तो सहयोग कर सकते हो और हथियार के बारे में किताबी ज्ञान बढ़ा रहे हो। समझ में भी आता है तुम्हें? शियाओलिंग ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। टेस्ट पास करना है तो अपने अपने बूते पर। इधर उधर की बातों से फालतू समय बर्बाद करने से बेहतर है कि ताकत बचाकर आने वाले काम के लिए रखो। वांग दालिन ने उसका कॉलर पकड़ा। अपने बूते पर? अभी दिखाता हूँ अपना बूता। शियाओलिंग की नजर ठंडी हो गई। उसने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। बात खत्म होते ही एक गोबलिन वांग दालिन के पीछे से झपटा। उसकी नुकीली पंजों ने उसके चेहरे पर कई रेखाएं दाग दी। वांग दालिन गरजा, साला मेरा सुंदर चेहरा बर्बाद कर दिया। गोबलिन के फिर से पंजा मारने पर उसने अपनी भारी तलवार घुमाकर एक ही वार में उसे 2 टुकड़े कर दिया। वो हांफते हुए बोला, गंदा गोबलिन, लगभग मेरी जान ले ली थी। फिर उसने बुरी नजर से शियाओलिंग की तरफ देखा। बदमाश, हमारी बेइज्जती देखने का इंतजार कर रहा था ना? इतने छोटे गोबलिन से तो। तभी उसके पीछे से खिस खिस की आवाजें आईं। कितने ही गोबलिन अंधेरे से बाहर आ रहे थे। अंधेरा था, कभी खत्म होने का नाम नहीं था। पहली बार असली जीव से लड़ने वाले नए छात्र डर के मारे सब तरफ भागने लगे। सिर्फ कुछ ही डटे रहे। शियाओलिंग का छोटा चाकू गोबलिन के पंजे से टकराया। उसका दिल एकदम धड़क उठा। यह कोई गेम नहीं है। छूना, बू आना, दर्द, सीन के अलावा जो कुछ है वो सब असली जैसा लगता है। उसके मन में डर पैदा हो गया। मैं कितना भोला था, बिल्कुल गेम जैसा नहीं है। लड़ने के असली अनुभव के बिना आम आदमी हथियार लेकर भी बस कत्ल होने वाली भेड़ है। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, जल्दी गुफा में भागो। ऐसा लगता है ये गोबलिन गुफा के अंदर नहीं घुसते। सबने गुफा में घुसकर आश्रय लिया। शियाओलिंग एक तरफ टिक कर सोचने लगा। अभी के लिए ये गुफा सुरक्षित है, लेकिन इसके सुरक्षा कवच का समय सिर्फ आधा घंटा बचा है। आखिर में ये सहारा टिक नहीं सकता। उसने गहरी सांस ली। सब्र रखना है, हालात ठंडे दिमाग से देखने हैं। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसने छोटी तलवार उठाई और बार बार वार करने लगा। दिमाग में हर बार प्रॉम्प्ट आता, बेसिक शॉर्ट स्वॉर्ड मास्टरी इस्तेमाल की, अनुभव +2। उसे लगा जब तक मारने की क्रिया सही और जोरदार हो तभी अनुभव मिलेगा। मेरी स्ट्रेंथ 2, स्टेमिना 3, सबसे कमजोर हूँ, इसलिए हर वार का कोई न कोई मूल्य होना चाहिए। लड़ाई से पहले हथियार को अच्छी तरह समझना और स्किल लेवल बढ़ाना जरूरी है। दूसरे नए छात्र स्क्रीन पर घटते हुए उल्टी गिनती को देखकर बेहताशा चिल्ला रहे थे। गुफा अब सुरक्षित नहीं रहेगी, ये काम करना ही नामुमकिन है। दूर से हमला करने के लिए हथियार तो चलाते हैं पर निशाना भी नहीं लगता। और ये राक्षस कितनी तेजी से हरकत करते हैं। गु शियाओयू भी बड़े धैर्य से स्थिति का विश्लेषण कर रही थी। तभी उसने देखा शियाओलिंग पास में ही तलवार के वार लगातार कर रहा है। वो पास आकर बोली, इस तरह अभ्यास करने से फायदा कम है। सामान्य प्रगति के हिसाब से स्किल को लेवल 2 तक पहुंचने में करीब 60 मिनट लगेंगे और काम का समय बहुत कम बचा है, इसलिए हम छोटा रास्ता नहीं चुन सकते। उसकी तार्किक बातों ने शियाओलिंग को चौंका दिया। उसकी सोच कितनी तेज है, सचमुच काबिले तारीफ है। उसने मन ही मन सोचा, सामान्य हिसाब से लेवल 2 तक पहुंचने में लगभग 60 मिनट लगते हैं। उसने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, लेकिन स्टूडेंट किंग, टैलेंट की अतिरिक्त पैसिव वजह से मैं जल्द ही लेवल 2 तक पहुंचने वाला हूं। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया। मैं सिर्फ हथियार की खूबी समझ रहा था। उन गोबलिनों के बारे में तुम्हारी नजर में क्या आया? कुछ पता चला? गु शियाओयू थोड़ी हैरान हुई। तुम्हें कैसे पता मैं उनका अध्ययन कर रही थी? जैसे गेम खेलने में लड़ाई से पहले राक्षस
राक्षसों की खूबियां समझी जाती हैं। मैं आमतौर पर गेम नहीं खेलती। खैर, मेरे देखने से ये लगता है कि गोबलिनों का अटैक पावर और डिफेंस पावर बहुत कम है, लगभग F ग्रेड के बराबर। उनकी कमजोरी सिर और दिल है। बस डर पर काबू पा लिया जाए तो एक एक से लड़ना मुश्किल नहीं है। बस सब अचानक हुए सीन से सहम गए हैं, पर अगर लड़ने की हिम्मत ही ना हो तो फिर जीतने का कोई चांस ही नहीं। अब गुफा के प्रोटेक्शन इफेक्ट के खत्म होने में महज 2 मिनट बचे थे। चलो काम शुरू करते हैं। शियाओ लिंग ने पसीना पोंछा। तभी वांग दालिन जोर से बोला, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? गु शियाओयू, साथ चल सकती हो? हम दोनों की शक्ति मिलाकर अंत तक पहुंच सकते हैं। इस बोझ को साथ ले जाना तो मरने जैसा है। गु शियाओयू ने शांत स्वर में कहा, सुरक्षित जगह पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। असली चुनौती और फायदा गोबलिन किंग को हराने में है। ये देर से आ रहा है, कोई ना कोई शर्त जरूर है। खास समय सीमा, बचे हुए लोगों की संख्या या मारे गए गोबलिनों की संख्या। उसने ठंडे दिमाग से आगे समझाया, समय की बात को हम नकार सकते हैं, क्योंकि स्कूल इतने कम समय में फाइनल बॉस से लड़ने का मौका नहीं देगा। जीवित लोगों की संख्या भी काम नहीं करती, क्योंकि अब तक बहुत कम बचे हैं। सबसे सही लगता है कि हत्याओं का आंकड़ा। मेरा अनुमान है कि जरूरी प्रतिशत में गोबलिन मारने के बाद ही फाइनल बॉस आएगा। तभी एक लड़की घबरा कर बोली, जरा रुको, हम तो बस बेसिक काम पूरा कर लें तो चलेगा, बॉस से क्यों पलना? आम गोबलिन से ही बहुत डर लग रहा है। अंदाजा है गोबलिन किंग कितना तगड़ा होगा। शियाओ लिंग ने सबको देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि इस टेस्ट में हारने पर कोई सजा नहीं है, लेकिन जीतने पर बहुत फायदा होगा। सिर्फ भाग जाना तो बेहद बेकार होगा। तुम सोचते हो कि एडमिशन के बाद तुम्हें बार बार ऐसे बिना सजा के क्रेडिट कमाने के मौके मिलेंगे? अगर मौका है तो क्यों ना पूरी कोशिश करें। सबने आपस में देखा, बात तो सही है, वैसे भी मरेंगे नहीं तो जोखिम ले लेते हैं। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। गुफा की सुरक्षा का समय खत्म होने वाला था। वांग दालिन ने घबरा कर कहा, तुम सच में इस बेकार की बात मानोगे? सोचो, असली नेता कौन है? मेरे शुरुआती एट्रीब्यूट तो 32 पॉइंट है। गु शियाओयू ने दृढ़ता से जवाब दिया, 32 पॉइंट तो बस आम इंसान से थोड़े बेहतर हैं। वांग दालिन ने बिना माने कहा, तो तुम्हारे कितने एट्रीब्यूट हैं? गु शियाओयू ने चश्मा सरकाते हुए बेहद संयत स्वर में कहा, 46 पॉइंट। अब चुप रह सकते हो ना? वांग दालिन एक शब्द नहीं बोल पाया। 46 पॉइंट सुनकर शियाओ लिंग भी चौंक गया। ये तो मेरे से 5 गुना ज्यादा है। तब गु शियाओयू ने सबकी तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, जो लोग सिर्फ बेसिक टेस्ट पास करना चाहते हैं, साथ ही जो लोग अतिरिक्त इनाम चाहते हैं, उन्हें मेरे कहे मुताबिक चलना होगा। साथ मिलकर काम करने से ही अधिकतम काम पूरे कर पाओगे। उसने वांग दालिन की तरफ देखा, तुम्हारे एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा हैं, तुम सामने से गोबलिन किंग को रोको। वांग दालिन ने मजबूरन सिर हिलाया। जिनके पास दूर से हमला करने वाले हथियार हैं, वो पीछे से सपोर्ट करें। 3 लोग मिलकर एक छोटा ग्रुप बनाएंगे और आपस में मिलकर मारें। जितना हो सके गोबलिन मार डालो। अंत में उसकी नजर शियाओ लिंग पर आई। और तुम? शियाओ लिंग ने खुद ही कहा, मैं छेड़छाड़ करने और जो गोबलिन घायल होकर भागे उन्हें खत्म करने का काम करूंगा। मेरे एट्रीब्यूट कम है, इसलिए सीधे आमने सामने की लड़ाई से बचना होगा। सब तुरंत इकट्ठा हुए। वांग दालिन ने पहले ही हमला कर दिया। तलवार चलाते हुए गोबलिनों के बीच घुस गया। जिनके पास तीर धनुष थे, उन्होंने भी पीछे से निशाना लगाने की कोशिश की। अचानक एक गोबलिन कमान खींच रहे एक छात्र पर झपटा। शियाओ लिंग ने तेजी से हमला करके उस गोबलिन को मार डाला। सिस्टम प्रॉम्प्ट, गोबलिन को मार डाला +1। वो जिसके एट्रीब्यूट सबसे नीचे हैं। वो राक्षसों के बेहोश होने के वक्त ही कैसे मार देता है? किस्मत अच्छी है, हमेशा बचा हुआ माल उठा लेता है। पर गु शियाओयू सच्चाई समझ रही थी। वो समय रहते गोबलिन की नजर से बच जाता है और उनकी चाल का अंदाजा लगा लेता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शियाओ लिंग ने चेहरे का पसीना पोंछा। दिमाग में सिस्टम की आवाजें लगातार आ रही थीं। बेसिक शॉर्ट स्वॉर्ड मास्टरी इस्तेमाल की, अनुभव +6। बेसिक शॉर्ट स्वॉर्ड मास्टरी लेवल बढ़ा। अब लेवल 2, कुशलता 5%। वो खुश हुआ। अच्छा हुआ जो पहले कुछ कौशल सीख लिए थे, नहीं तो इतनी सटीकता से घायलों का शिकार करना मुश्किल होता। अचानक एक सिस्टम सूचना सुनाई दी। डाटाबेस की जांच में पता चला कि तुम इस साल के नए छात्रों में पहले ऐसे छात्र हो जिसकी किसी स्किल का लेवल 2 हो गया है। अकादमी के नए छात्रों के इनाम के नियम के अनुसार तुम्हारी मौजूदा क्षमता के मुताबिक एक स्किल मुफ्त दी जाएगी। नई स्किल हैवी स्ट्राइक अनलॉक हुई। सीखने की शर्त स्ट्रेंथ 1 से ऊपर हो। हथियार कोई भी करीबी फिजिकल हथियार। स्किल का परिचय थोड़ी देर तैयारी के बाद जोरदार हमला। ताकत मौजूदा स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। चेतावनी, लगातार इस्तेमाल करने से एनर्जी तेजी से खत्म होती है, इसलिए कम से कम 1 मिनट का अंतराल रखें। स्किल लेवल अपग्रेड होने पर नई क्षमता खुलती है। शियाओ लिंग ने सोचा, बस आखिरी गोबलिन बाकी है वैकल्पिक कार्य एक पूरा करने के लिए। तभी किसी ने डर कर चिल्लाया, गोबलिन गायब हो गए, ये कैसा माजरा है? फिर सिस्टम की ठंडी आवाज पूरे कॉपी स्पेस में गूंजी। छिपी हुई शर्त पूरी हो गई। मुखिया गोबलिन किंग एक्टिवेट हो रहा है। तभी गोबलिन किंग ने अपना खूनी मुंह पूरा खोलकर इतनी भयानक गरज निकाली कि कानों के पर्दे फटने लगे। दिखने वाली ध्वनि तरंग उस्मानी लहर की तरह पूरे स्पेस में फैल गई। सबके सिर जोर से धड़कने लगे। जब वो गरज थमी तो लोगों ने मुश्किल से अपना संतुलन बचाया। तब उन्होंने फाइनल बॉस को साफ देखा, गोबलिनों से कई गुना बड़ा। सिर पर हेल्थ बार का लंबा सिलसिला देखकर दिल बैठ गया। कुछ ने तो चीखना शुरू कर दिया, मजाक है, ये हेल्थ बार तो मेरी उम्र से भी लंबा है, ऐसे राक्षस से कैसे लड़ें? कुछ तुरंत पीछे भागने लगे। मैं नहीं कर सकता, तुम लोग अपने आप निपटो। लेकिन भागने से मची शोर ने गोबलिन किंग का ध्यान खींच लिया। शियाओ लिंग पहले से ही गोबलिनों की आदतें समझ चुका था। नजर कम है मगर सुनने और सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। तभी वांग दालिन ने तलवार जोर से पकड़ी और गर्जा, डरने की क्या बात है, हम इतने सारे लोग इसे थका देंगे। बोलते ही उसने अपनी भारी
भारी तलवार से पूरी ताकत लगाकर गोबलिन किंग पर वार किया, पर उसकी चाल भी हलचल पैदा कर गई। तलवार लगते न लगते गोबलिन किंग का हथौड़े जैसा मुक्का आया और एक ही धक्के में वांग दालिन को दूर फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा और तुरंत सफेद रोशनी में बदलकर कॉपी से बाहर हो गया। ये दृश्य देखकर बाकी छात्रों की हिम्मत टूट गई। सबसे मजबूत वांग दालिन एक ही वार में खत्म हो गया। जल्दी भागो। सब अफरा तफरी में भागने लगे, लेकिन उनके पैरों की आवाज और चीखों ने गोबलिन किंग का ध्यान आसानी से खींच लिया। उसने अपने बड़े पैर से सबसे पहले भागने वाले छात्र को रौंद दिया, फिर अपनी बड़ी गदा लेकर दूसरे भागते छात्रों पर वार किया। एक डरी हुई लड़की डर से जमीन पर गिर गई। गोबलिन किंग की बड़ी गदा उस पर पड़ने ही वाली थी कि अचानक एक एनर्जी बीम ने उसके मोटे हाथ को जाकर टक्कर मारी। लड़की बाल बाल बची और डरती डरती दूर भाग गई। इस अचानक अटैक से बॉस के हेल्थ बार में बहुत मामूली कमी आई। गु शियाओयू ने दांत भींच लिए। कितना बुरा निशाना लगा। वो योजना बना चुकी थी कि आगे वाले छात्र गोबलिन किंग का ध्यान रोकें, लेकिन जब वो सोच ही रही थी, गोबलिन किंग ने उसे लक्ष्य बना लिया। तेज कदमों से वो उसकी तरफ बढ़ा, मगर गु शियाओयू वहीं खड़ी रही। शियाओलिंग की तेज चीख ने उसे झकझोरा। बेवकूफ, जल्दी भाग। इसी बीच शियाओलिंग अपनी छोटी तलवार लेकर आगे बढ़ा और गोबलिन किंग के सिर पर सटीक वार किया। हालांकि उसके वार से बॉस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसका ध्यान जरूर भटक गया। उसने अपनी चालबाजी और तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए गोबलिन किंग के हिंसक हमलों के बीच फुर्ती से बचता रहा। वो पहले ही उसके हमले के तरीकों को समझ चुका था। बॉस पहले उस लक्ष्य पर हमला करता है जो सबसे करीब या सबसे ज्यादा हलचल कर रहा होता है। वो बॉस को बांधे रखते हुए बाकी छात्रों से चिल्लाकर कहा, बाकी गोबलिन गायब हो चुके हैं, अब सिर्फ इस किंग पर तीर बरसाओ। मैं इसका ध्यान अपनी तरफ रखता हूँ, तुम लोग सुरक्षित दूरी से हमला करो। वो लड़की जिसे गु शियाओयू ने बचाया था, अब फिर से तीर कमान थामे अपने आप में आ गई। शियाओलिंग ने गु शियाओयू की तरफ मुड़कर जोर से कहा, तुम सबसे ज्यादा नुकसान कर सकती हो, इसके हेल्थ पर वार करने का मौका ढूंढो। दूर से लगातार हमले होते रहे। गोबलिन किंग का हेल्थ तेजी से घट रहा था। दर्द से पागल होकर उसने मुंह पूरा खोलकर भयंकर चीख निकाली, फिर अपनी दोनों मुट्ठियां सिर के ऊपर उठाकर धरती पर दे मारी। तेज शॉक वेव ने चारों तरफ तबाही मचा दी। उड़ते हुए पत्थरों ने उस लड़की पर जोरदार चोट की जो कमान खींच रही थी, और वो भी सफेद रोशनी बनकर कॉपी से बाहर हो गई। कुछ ही पलों में पूरे कॉपी में सिर्फ शियाओलिंग और गु शियाओयू बचे थे। गु शियाओयू ने बेबस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। अब बस हम दोनों बचे हैं, क्या जीतने का अभी भी मौका है? शियाओलिंग के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि ठंडे दिमाग से उसने पूछा, तुम्हारे पास और कितनी एनर्जी बची है? गु शियाओयू ने अपनी वैंड कसकर पकड़ी और अपने बचे हुए मैना का अंदाजा लगाया। बस 2 बार स्किल चला सकती हूँ, काफी है। शियाओलिंग ने टोका, सिर पर वार करने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, एक बार उसके सिर पर लगा दो तो काम बन जाएगा। गु शियाओयू का चेहरा उतर गया। उसकी रफ्तार बहुत तेज है, मुझे निशाना लगाना मुश्किल होगा। शियाओलिंग ने अचानक दांत दिखाते हुए कहा, जल्दी तैयार रहो, मैं उसे रुकवा देता हूँ। बात करते ही शियाओलिंग ने अपना SS ग्रेड स्टूडेंट किंग टैलेंट एक्टिवेट कर लिया। सिस्टम की ठंडी आवाज ने गूंजी। लक्ष्य की स्किल शॉक वेव का पता चला। ये स्किल आसपास के 5 मीटर के दायरे में जोरदार नुकसान पहुंचाती है और 3 सेकंड का स्टन प्रभाव पैदा करती है। पहले मेरे पास टैलेंट था, लेकिन कहीं काम नहीं आता था, हर जगह बेकार कहलाता था। अब मेरी बारी है। स्किल शॉक वेव कॉपी हो चुकी थी। कूलडाउन 30 सेकंड, असर 3 मिनट तक। शियाओलिंग ने छोटी तलवार पकड़ी और बिना झिझक गोबलिन किंग की तरफ झपटा। उसने एक नजर में देख लिया कि गोबलिन किंग तैयारी कर रहा है, वो फिर से शॉक वेव चलाने वाला है। शियाओलिंग का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। गोबलिन किंग की शॉक वेव के लिए उसे दोनों हाथों से जमीन पर मारना पड़ता है, जबकि मेरी कॉपी स्किल हथियार की टक्कर से ट्रिगर होती है। हमारी ऊंचाई का फर्क देखते हुए मेरी तैयारी में उससे कम समय लगेगा। हर स्किल को बीच में रोका जा सकता है। उसने कॉपी स्किल शॉक वेव चला दी। छोटी तलवार और गोबलिन किंग के भारी मुक्के में जोरदार टक्कर हुई। धातु के टकराने की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। भयंकर शॉक वेव चारों तरफ लहरों की तरह फैलने लगी। गाढ़ी धूल ने पूरे मैदान को निगल लिया। जब धूल थोड़ी छंटी तो दोनों लड़ाके आपसी टक्कर के झटके से पीछे हट गए। शियाओलिंग के मन में खुशी उमड़ पड़ी। उसने ठीक उसके हाथ पर वार किया था, जिससे उसका अटैक बीच में ही कट गया। उसे सांस लेने का जरा भर मौका मिला। तभी गोबलिन किंग आग बबूला हो गया। उसकी बड़ी बड़ी हथेलियां शियाओलिंग को पकड़ने ही वाली थीं कि अचानक एक एनर्जी बॉल आकर गोबलिन किंग के हाथ पर जा लगी, जिससे उसका हमला बीच में ही रुक गया। इससे शियाओलिंग को सांस लेने का मौका मिल गया। गु शियाओयू की आवाज में साफ घबराहट थी। शियाओलिंग, मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगी, मेरे पास अब बस एक ही आखिरी हमले के लिए एनर्जी बची है। हालांकि उसके शरीर की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में तूफान उठ रहा था। वो आखिर कैसे कर पाया? उसने गोबलिन किंग की स्किल को बीच में ही रोक दिया था, जिसकी सारी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट सिंगल डिजिट में हो। वो ये कैसे कर सकता है? गुस्साए गोबलिन किंग ने उन दोनों को कोई मौका नहीं दिया। वो पलटा और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर शियाओलिंग की तरफ दे मारा। इतनी करीब से ये जानलेवा हमला शियाओलिंग बच नहीं सकता था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, जब बच नहीं सकते तो पीछे हटने की जरूरत नहीं। शियाओलिंग ने तुरंत अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, पूरी कोशिश से अपने सिर और सीने को बचाने की कोशिश की, बस ये सोचकर कि ये हमला उसके शरीर के कम जरूरी हिस्से पर लगे। उसकी इस आत्मघाती हरकत को देखकर गु शियाओयू की आंखें फैल गईं। जोरदार टक्कर से धूल के बादल उड़ गए। जब धूल छंटी तो शियाओलिंग का बायां हाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था,
माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें थीं। फिर भी वो दांत पीसकर दर्द सह रहा था और गु शियाओयुए से बोला, कोई बात नहीं। उसने झट से स्किल के कूल डाउन टाइम पर नजर डाली। बस आखिरी 3 सेकंड बचे थे। ठीक उसी मौके पर गोब्लिन किंग ने फिर से अपनी बड़ी मुट्ठी उठाई। ऐसा लग रहा था कि वो दोबारा शॉक वेव इस्तेमाल करने वाला है। शियाओलिंग की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। वो सरकता हुआ गोब्लिन किंग की टांगों के बीच पहुंच गया। 3 सेकंड पूरे हुए। उसने अपनी तलवार जोर से जमीन में गड़ा दी और फिर कॉपी की हुई शॉक वेव स्किल एक्टिवेट कर दी। जमीन से जबरदस्त शॉक वेव उठी। गोब्लिन किंग के पैर डगमगा गए, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पूरी तरह से स्टन होकर जमीन पर गिरने को हो गया। गु शियाओयुए, अब मौका है। शियाओलिंग ने अपनी जान पर खेलकर जो मौका बनाया था, ठीक उसी पल गु शियाओयुए ने अपनी स्टाफ ऊपर उठाई और अपनी बची खुची पूरी ताकत उसमें लगा दी। उसने अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके एक एनर्जी बॉल बनाई और उसे सटीकता से गोब्लिन किंग के सिर पर मारा। गोब्लिन किंग के आखिरी चीखने की आवाज के साथ उसका भारी भरकम शरीर ढह गया। पूरे कॉपी स्पेस में ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठी। गोब्लिन किंग मारा गया। ऑप्शनल मिशन 2 पूरा हुआ। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन सुनाई दी, शियाओलिंग के तनावग्रस्त दिमाग ने पूरी तरह आराम कर लिया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आखिरकार उसका अंत कर दिया। इसके बाद वो अपनी थकान और कमजोरी से और नहीं लड़ सका। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। होश खोने से ठीक पहले उसे याद आया कि सेफ जोन तक पहुंचने का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। बेहोश होने से पहले उसने आखिरी नजर में गु शियाओयुए को घबराकर उसकी तरफ दौड़ते देखा। सीन चेंज। शुगांग अकादमी के इंस्ट्रक्टर मीटिंग रूम में। एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप सबने अपनी अपनी क्लास के नए स्टूडेंट्स की टेस्ट परफॉर्मेंस देख ली होगी। एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड के नाते मैं अब समरी रिपोर्ट पेश करता हूँ। इस बैच में कुल 1360 नए स्टूडेंट्स हैं जो 12 क्लासों में बंटे हैं। एडमिशन टेस्ट की ओवरऑल रेटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है: एफ ग्रेड 560, डी ग्रेड 450, सी ग्रेड 200, बी ग्रेड 83, ई ग्रेड 52। उसने थोड़ा रुककर अपने लहजे की आवाज थोड़ी बुलंद करते हुए कहा, और एस ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 15 है। ये खबर सुनकर पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल मच गई। एस ग्रेड पाने के लिए तीनों मिशन पूरे करने होते हैं और पूरी टेस्ट में जिंदा भी रहना होता है। इस बैच के नए स्टूडेंट्स इतने तगड़े हैं, क्या बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स आए हैं। तुरंत ही एक इंस्ट्रक्टर ने गर्व से बताया कि उसकी क्लास में 2 टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे। पास बैठी महिला इंस्ट्रक्टर ने भी कहा, हमारी क्लास में भी 2 थे, लेकिन वो बी ग्रेड के ही हैं। एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड ने फिर कहा, जांच के बाद पता चला है कि इस बैच में कुल 13 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। पिछले 10 सालों में ये सबसे अच्छा बैच है। ये सब सुनकर सिर्फ क्विन चुआन अपनी सीट पर पछता रहा था। कितना बुरा समय है, क्या सिर्फ मेरी क्लास में एक भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है? ठीक उसी वक्त एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड की नजर क्विन चुआन पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए बोला, छोटे क्विन, तुम्हारी 7वीं क्लास में भले ही कोई टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है, लेकिन तुमने 2 स्कूल रिकॉर्ड बना दिए हैं। क्विन चुआन चौंक गया और सन्न रह गया। हेड ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उठाते हुए कहा, पहला, एक ही क्लास में 2 नॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स का एस ग्रेड हासिल करना। दूसरा, शुगांग अकादमी की स्थापना के बाद से नए स्टूडेंट्स के इंटेलिजेंस एट्रीब्यूट का ऑल टाइम हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। साथ ही ओवरऑल एट्रीब्यूट्स का लोएस्ट रिकॉर्ड भी बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों बिल्कुल उल्टे रिकॉर्ड तुम्हारी क्लास के उन 2 स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन्होंने टेस्ट में एस ग्रेड हासिल किया। इतनी दिलचस्प बात से तो प्रिंसिपल साहब भी हैरान हो गए हैं। एडमिशन टेस्ट खत्म हो चुकी थी। सारे बचे हुए स्टूडेंट्स वापस शुरुआती टेस्ट वाली जगह पर आ गए थे। हर किसी के दिमाग में उनके रिजल्ट की ठंडी सिस्टम आवाज गूंज रही थी। शियाओलिंग के कानों में भी सिस्टम की ठंडी आवाज गा रही थी। नाम शियाओलिंग, सेफ जोन पहुंचने का मिशन पूरा, 5 गोब्लिन मारने का मिशन पूरा, गोब्लिन किंग मारने का मिशन पूरा, ओवरऑल रेटिंग एस, इनाम 40 क्रेडिट और 800 एक्सचेंज पॉइंट्स जारी किए गए। शियाओलिंग रिजल्ट स्क्रीन देखकर सन्न रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सेफ जोन तक पहुंचने का उसका मिशन पूरा हो जाएगा। उसने अनजाने में अपने साथ खड़ी बू शियाओई की तरफ देखा और मन में सब समझ गया। वो जब बेहोश था तो ये उसे सेफ जोन तक ले आई होगी। ठीक उसी वक्त एक लड़की खुश होते हुए उनके पास आई और बोली, शियाओलिंग क्लासमेट, मैं तो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपकी वजह से ही मैं ये आइटम ले पाई। फिर वो थोड़ी शर्माते हुए बोली, हालांकि मैं बहुत कमजोर हूँ। आखिर में बॉस के अटैक से बच नहीं पाई। आप लोगों ने गोब्लिन किंग को हरा दिया? शियाओलिंग ने हल्के गले से कहा, हाँ, उसे खत्म कर दिया। लड़की बोली, सच में? तुम लोग कमाल हो। पास ही खड़ा वांग दालिन ये सब देख रहा था। वो बेइज्जती से बोला, बस किस्मत अच्छी थी उसकी। गु शियाओयुए का पैर पकड़कर रखा, नहीं तो वो अपनी औकात के हिसाब से तो सैकड़ों बार मर चुका होता। तभी गु शियाओयुए तेजी से उसके पास आई। उसकी नजरें शियाओलिंग पर ही टिकी थीं। उसने कहा, शियाओलिंग, उस लड़ाई के बारे में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद गु शियाओयुए और शियाओलिंग एकांत की जगह पर आ गए थे। शियाओलिंग ने खामोशी तोड़ी, सेफ जोन तक पहुंचने के मिशन में तुम्हारी मदद बहुत काम आई। गु शियाओयुए का लहजा अब भी बिल्कुल शांत था। बस एक छोटी सी मदद थी। उसने आदत से अपने चश्मे को ठीक किया और अगर तुमने गोब्लिन किंग की स्किल को बीच में रोककर अटैक का मौका नहीं बनाया होता तो मैं उसे खत्म नहीं कर पाती। शियाओलिंग ने मन ही मन सोचा, ये लड़की कितनी समझदार है। फिर गु शियाओयुए ने उसकी तरफ सीधी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे मौजूदा बेसिक एट्रीब्यूट्स की वैल्यू देखते हुए बॉस की स्किल को रोक पाना नामुमकिन है। तुम्हारे अंदर कुछ राज है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछना चाहती। अगर किसी ने इस बारे में पूछा तो मैं तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। शियाओलिंग ये सुनकर राहत की सांस ली और उसका दिल से धन्यवाद किया। गु शियाओयुए ने अपने पास से एक आइडेंटिटी
आइडेंटिटी कार्ड निकाला और बोली, मैंने देखा है कि इस कार्ड के अंदर के सिस्टम में कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, चलो दोस्त बन जाते हैं तो बात करने में आसानी होगी। इतना कहकर दोनों ने अपने सिस्टम इंटरफेस खोल ली। शियाओलिंग ने तुरंत गु शियाओयुए की दोस्तों वाली रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। तभी दूर से इंस्ट्रक्टर क्विन चुआन की जोरदार आवाज सुनाई दी, सभी एडमिशन टेस्ट में F ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट्स तुरंत अभी दरवाजे के पास लाइन लगाओ, बाकी लोग मूर्खों की तरह मत खड़े रहो, अपने AI मैप में नेविगेशन सिस्टम ऑन करो और सेंट्रल ग्राउंड में जमा हो जाओ। फिर उसकी तीखी नजर पूरे मैदान में घूमी और जल्दी ही गु शियाओयुए पर पड़ी। उसने कहा, गु शियाओयुए यहाँ आओ। शियाओलिंग ने पास से ही नजरें बचाकर देखा और सोचने लगा कि इंस्ट्रक्टर ने उसे अलग क्यों बुलाया, क्या उसके F ग्रेड की वजह से या फिर उसे कुछ और पता चल गया है। थोड़ी देर बाद सभी नए स्टूडेंट सेंट्रल ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके थे। शियाओलिंग खड़े खड़े सोचने लगा कि इतने सारे लोग एक साथ रियल वर्ल्ड से गायब हो गए, क्या इससे कोई बड़ा हंगामा नहीं मचेगा। तभी गु शियाओयुए क्विन चुआन के पास से वापस लौटी। शियाओलिंग ने धीमी आवाज में पूछा, सब ठीक है? गु शियाओयुए ने हल्के गले से कहा, जो राज रखने थे उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। इसी बीच भीड़ में से आवाज आई, सब अलग हटो, क्लास वॉर स्क्वायर बनाकर खड़े हो जाओ, इतने सारे लोग एक साथ मत घुसो। एक जवान लड़का तेजी से स्टेज पर आया और जोर से बोला, सभी नए स्टूडेंट्स को नमस्कार, मैं अकादमी की स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ। प्रिंसिपल सर को कुछ काम से देर हो जाएगी तो उनके आने से पहले मैं अकादमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। इतना कहना था कि आसमान में अचानक कान फाड़ू गर्जना सुनाई दी। इस जोरदार आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सबने ऊपर देखा तो एक ड्रैगन पूरे ग्राउंड के ऊपर चक्कर लगा रहा था। हे भगवान, ड्रैगन, सच में ड्रैगन है। नए स्टूडेंट्स डर से सहम गए। ड्रैगन की दहाड़ इतनी भयानक थी कि बहुतों के शरीर ठाक गए थे। उस ड्रैगन की पीठ पर सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा था। ये थे शुगांग अकादमी के प्रिंसिपल। ये नजारा देखकर स्टेज पर खड़ा स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बेचारा सकपका गया और तुरंत आगे बढ़कर बोला, प्रिंसिपल सर, आपके आने का ये तरीका क्या थोड़ा ज्यादा ही नहीं है? प्रिंसिपल ने गुस्से में आंखें तरेरते हुए उसे डांटा, तुझे लगता है मैं इस छिपकली पर सवार होकर अपनी बड़ाई करना चाहता हूँ? मैं अभी वहाँ से लौटा हूँ, समय कम था इसलिए इसे अस्थायी तौर पर ले लिया। मुझे क्या पता था कि अकादमी आते ही ये इतना जोश में आ जाएगा और हिम्मत है मेरे स्टूडेंट्स को डराने की। अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं इसकी खाल निकालकर सोफा नहीं बनाऊंगा। ड्रैगन को डांटने के बाद प्रिंसिपल ने ग्राउंड की तरफ मुड़कर सभी नए स्टूडेंट से कहा, इस बैच के एडमिशन टेस्ट के स्कोर मैंने देखे हैं, तुम सबकी काबिलियत काफी अच्छी है। उसने अपने हाथ में ली स्टाफ को हल्के से घुमाकर कम्युनिकेशन मैजिक इस्तेमाल किया और उसकी गर्मजोशी भरी और ताकतवर आवाज पूरे ग्राउंड में फैल गई। परंपरा के अनुसार मुझे पहले अपना परिचय देना चाहिए, लेकिन शायद तुम्हें इस समय मेरे नाम से ज्यादा कुछ और चीजों की परवाह है। मुझे पता है कि तुम में से कई लोग बिना कुछ समझे या फिर कुछ हिचकिचाहट के साथ यहाँ बुलाए गए हो। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? प्रिंसिपल ने पीछे खड़े एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, गुस्सा है तो इन पर निकालो, ये सब इसी डिपार्टमेंट की करतूत है। नोटिफिकेशन देने के लिए हमेशा आधी रात चुनते हैं। मैं अभी एक नया नियम बनाऊंगा, अब से एडमिशन का काम सिर्फ दिन में होगा। रात के सन्नाटे में लोगों की नींद खराब करना बहुत बुरी बात है। इस बात से नए स्टूडेंट्स जोर से हंस पड़े और जो पहले माहौल बहुत घना था वो थोड़ा हल्का हो गया। अब मजाक बंद, अब तुम्हारे दो सबसे बड़े सवालों के जवाब देता हूँ। हम कौन हैं? हम क्या करना चाहते हैं? कान लगाकर सुनो पुरानी दुनिया के जवानों। उसकी आवाज में एक अटल ताकत थी जो पूरे आसमान में गूंज रही थी। हम उपनिवेशक हैं। इस दुनिया का नाम है नोमा प्लैनेट, जिसे हम नई दुनिया भी कहते हैं। इस शुगांग अकादमी का एक ही मकसद है, उत्तम उपनिवेशक सेनानी तैयार करना। और नोमा वह नई दुनिया है जहां हम जल्द ही जाएंगे और जिसके लिए हम जी जान से लड़ेंगे। यही वह मैदान है जहां तुम्हें अपनी जगह बनानी है। आज से तुम में से शायद कोई 1 लाख सैनिकों की कमान संभालने वाला, नए क्षेत्रों को जीतने वाला जनरल बनेगा। कोई सच्चाई खोजने वाला, नियमों पर अधिकार रखने वाला लीजेंडरी जादूगर बनेगा। और हो सकता है कोई उस नई जमीन पर नए नियम और व्यवस्था स्थापित करने वाला शासक बने। ताकत, ज्ञान, अधिकार और यहाँ तक की अमृता, नई दुनिया के सभी अनमोल रत्न तुम्हारे लिए खुले हैं। ये कहते ही उसका लहजा अचानक बदल गया। आखिर में मैं एक नया नियम बनाता हूँ। पुरानी रीति के अनुसार पहले साल के स्टूडेंट्स को नई दुनिया में जाना मना है, लेकिन तुम्हारे बैच से पहले साल की ओवरऑल एग्जाम में टॉप 3 स्टूडेंट्स को पहले ही नई दुनिया में जाने की परमिशन मिल जाएगी। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट घबरा गया और तुरंत आगे बढ़कर रोकने लगा। प्रिंसिपल सर, ये तो नए स्टूडेंट्स की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, कृपया दोबारा विचार करें। लेकिन प्रिंसिपल ने सिर्फ गुस्से से उसकी तरफ एक नजर देखी, जिससे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बर्फ के गड्ढे में गिर गया। पसीने से तरबतर होकर तुरंत अपनी गलती मान ली। प्रिंसिपल ने कहा, बस बकवास बंद करो, सब जाओ। शियाओलिंग ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी टेकते हुए थोड़ा परेशान होकर सोचा। प्रेसिडेंट का अभी का रिएक्शन बहुत अजीब था। क्या इस नए नियम में कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है? लेकिन जल्दी ही उसने अपने विचार बदल लिए। नए नियम के पीछे चाहे जो भी रहस्य हो, अभी के लिए सबसे जरूरी है कि अकादमी द्वारा दी गई सुविधाओं का उपयोग करके जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ाऊं। ठीक उसी वक्त पास से इंस्ट्रक्टर क्विन चुआन की आवाज आई, सुन शियाओलिंग, तू यहाँ आजा। शियाओलिंग पास आकर पूछता है, क्विन इंस्ट्रक्टर, मुझसे क्या काम है? क्विन चुआन ने एक लंबी आह भरी और झुंझलाते हुए हाथ हिलाया। नियम के मुताबिक एडमिशन टेस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टूडेंट क्लास का मॉनिटर बनेगा। लेकिन गु शियाओयुए ने साफ मना कर दिया, तो ये जिम्मेदारी अब तेरे सिर आ गई है। वो शियाओलिंग की तरफ गंभीरता से देखती है। सुन ले, मॉनिटर बनने से एक्स्ट्रा क्रेडिट और रिसोर्स मिलते हैं, साथ में कुछ स्पेशल परमिशन भी, तुझ जैसे बेहद कमजोर और पीछे चल रहे स्टूडेंट के लिए।
लिए। ये चीजें तेरे लिए जान बचाने वाली दवा है, समझा? और ये पद सिर्फ 3 महीने बाद होने वाली ओवरऑल एग्जाम तक ही रहेगा। उसके बाद तू चाहेगा तो भी नहीं बन सकता। बस इतनी ही बात थी। स्टूडेंट हैंडबुक AI अपने आप तुझे भेज देगा। इतना कहकर क्विन चुआन पलटी और बड़े कदमों से चली गई। शियाओलिंग एकदम सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था मॉनिटर बनने के भी स्पेशल परमिशन होते हैं। जब वो नए स्टूडेंट्स के हॉस्टल पहुंचा तो एडमिशन के लिए बैठी सीनियर लापरवाही से कुर्सी पर बैठी हॉस्टल के नियम सुना रही थी। शाम 7 बजे गेट बंद, सुबह 6 बजे खुलेगा। रात को हॉस्टल के बाहर रुके तो क्रेडिट कटेंगे। समझ में आया? लेकिन जैसे ही उसने शियाओलिंग का आइडेंटिटी कार्ड लिया और ऊपर लिखी जानकारी देखी, उसका सारा आलस्य गायब हो गया। अरे वाह, आप इस बैच के क्लास मॉनिटर हैं, बहुत बढ़िया, शियाओलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बस फिलहाल के लिए काम चलाऊ हूँ। सीनियर हंसी खुशी बोली। कम मत समझो खुद को, जो मॉनिटर बनते हैं वो आम नहीं होते। वो बड़े प्यार से मुस्कुराई जैसे कि पहले वाली लड़की कोई और हो। चलो मैं खुद तुम्हें सामान दिलाने और कमरा चुनने ले चलती हूँ। शियाओलिंग मन ही मन सोच रहा था कि उसके रवैये में इतना बदलाव कैसे आ गया। सीनियर ने सामान देते हुए कहा, वर्दी क्लास के हिसाब से अलग अलग रंगों की होती है। हम दूसरे साल के स्टूडेंट्स की नीली होती है, तुम लोगों की हरी। फिर उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। ये है तुम्हारा कमरा। मॉनिटर के लिए सिंगल रूम, बाकी नए स्टूडेंट्स को तो डबल रूम मिलता है। उसने आइडेंटिटी कार्ड वापस शियाओलिंग को देते हुए ध्यान से कहा, हॉस्टल में आने जाने, सामान खरीदने, क्लास में हाजिरी लगाने, सबके लिए यही काम आएगा। इसे संभाल कर रखना, कहीं खोना मत। वैसे मेरा नाम झांग टिंगटिंग है। चलो दोस्त बन जाते हैं। आगे चलकर पढ़ाई या जीवन से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछ लेना। सब बातें बताकर झांग टिंगटिंग हाथ हिलाते हुए चली गई। मॉनिटर साहब, कोर्स चुनते वक्त अच्छे से सोच समझ कर चुनना ही, ध्यान रखना। शियाओलिंग सोचने लगा कि झांग टिंगटिंग ने जैसे ही मॉनिटर होने की बात सुनी, उसका व्यवहार एकदम गर्मजोशी भरा हो गया। ये शायद क्विन चुआन द्वारा बताए गए स्पेशल परमिशन से जुड़ा है। साफ दिख रहा है कि इस अकादमी में लोगों के बीच बहुत गहरी क्लास डिवीजन है। यहाँ सब कुछ असली ताकत के दम पर तय होता है। फिलहाल सबसे पहले कोर्स चुनने का काम निपटाना है। उसने अपने आइडेंटिटी कार्ड में कोर्स लिस्ट खोली और ऊपर इतने सारे कोर्स देखकर उसके होश उड़ गए। इतने सारे? कुछ कोर्स तो करना ही होगा। साथ में एक बेसिक कॉम्बैट कोर्स और 3 फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाले कोर्स भी चुनने थे। शियाओलिंग ने जल्दी ही अपना आपा संभाल लिया। कोर्स बहुत है, लेकिन उसके पास टैलेंट है। उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स एक बड़ी कमजोरी है, इसलिए उसे कम से कम समय में हर चीज सुधारनी होगी। टैलेंट की पैसिव एबिलिटी सीखने की स्पीड को दोगुना कर देती है। यही उसका सबसे बड़ा फायदा है। कॉम्बैट कोर्स के लिए उसने बेसिक स्वॉर्ड्स, जो सीखने में आसान और रिएक्शन वाला हो, बेसिक फिजिकल, जो सर्वाइवल की कमी को पूरा करे, और बेसिक मेडिटेशन, जो मेंटल पावर और फोकस बढ़ाए, चुने। जल्दी ही उसने अपने सारे कोर्स कंफर्म कर लिए। मिसनु जोनेर अगले दिन बेसिक स्वॉर्ड्स के ट्रेनिंग ग्राउंड में शियाओलिंग बार बार लंबी तलवार लहराकर बेसिक मूव्स का अभ्यास कर रहा था। उसके दिमाग में बार बार सिस्टम नोटिफिकेशन आ रही थी, बेसिक स्वॉर्ड्स एक्सपीरियंस +2। वो जोर जोर से सांस ले रहा था और अपने पोस्चर को सुधार रहा था। तलवार से वार करने की असली ताकत कमर के बल से आती है, कलाई से नहीं। उसने फिर से तलवार की मूठ को मजबूती से पकड़ा, अपनी सांसों के फ्लो को एडजस्ट किया और तलवार चलाने की स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। मूव्स और भी सटीक होने लगे। जब तक इस मूव को पूरी तरह से सीख नहीं लेता, तब तक मैं और बेहतर कर सकता हूँ। सिर्फ 1.5 घंटे की प्रैक्टिस में ही उसकी बेसिक स्वॉर्ड्स लेवल 3 पर पहुंच गई। साथ में स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट भी 1 पॉइंट बढ़ा। टैलेंट की मदद से लेवल 1 से 2 तक पहुंचने में सिर्फ आधा घंटा लगा और लेवल 2 से 3 तक 1 घंटा लगा। यानी उसकी सीखने की स्पीड आम स्टूडेंट से 2 गुनी थी। ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरी तरफ दूसरे नए स्टूडेंट्स बेहाल होकर जमीन पर बैठे चिल्ला रहे थे, मैं तो थक गया, मेरा हाथ टूट गया, और अभ्यास करूंगा तो हाथ ही टूट जाएगा। ट्रेनिंग ले रही तीसरे साल की सीनियर छेंगना ने इन बेहाल नए स्टूडेंट्स को देखा तो वो बेहद निराश हो गई। उसने सोचा था कि ये उससे भी ज्यादा कमजोर होंगे। वो अचानक जोर से चिल्लाई, सुनो, इस क्लास के खत्म होने से पहले जिस किसी का बेसिक स्वॉर्ड स्किल 3rd लेवल पर नहीं पहुंचा, वो यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलेगा। ये सुनकर नए स्टूडेंट्स के आंसू आ गए। अगर हमें पहले से पता होता कि ये कोर्स इतना कठिन है तो कभी न चुनते। ये सीनियर तो शैतान है। बेसिक स्वॉर्ड्स को लेवल 1 से लेवल 2 तक ले जाने के लिए आखिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 3-4 घंटे तक लगातार तलवार चलानी पड़ती है ना। लेवल 3 तक पहुंचने में तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। हम तो कोई सुपरमैन नहीं जो ये सब कर सकें। जब सभी लोग भाग्य को कोस रहे थे, तभी एक आवाज सुनाई दी जिसने छेंगना को रोक दिया। छेंगना सीनियर, मेरा स्किल आपके बताए 3रे लेवल पर पहुंच चुका है। मेरी अगली क्लास बेसिक मेडिटेशन है, क्या मैं जा सकता हूँ? छेंगना ने तुरंत अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में साफ शक था। तुम मजाक कर रहे हो? आज पहला दिन है, पहली क्लास, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारी बेसिक स्वॉर्ड्स लेवल 3 पर पहुंच गई। तुम ही हो शियाओलिंग, वो जिसके सारे एट्रीब्यूट्स सिंगल डिजिट में हैं और सिर्फ अपने साथियों की मदद से टेस्ट में एस ग्रेड पाया। क्लास से भागने के लिए कुछ भी बहाना बनाओ, कम से कम कोई भरोसेमंद तो बनाओ। 3रे लेवल पर पहुंच गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार नए स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। शियाओलिंग ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया। सिस्टम डाटा देख सकते हैं, अगर आपको शक है तो आप चेक कर सकती हैं। छेंगना ने बेइज्जती से कहा। डाटा? अचानक तीखी सिस्टम अलार्म आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज उठी। चेतावनी, एडजंक्ट टीचर छेंगना ने हायर लेवल टीचिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया। फुल सिस्टम कॉम्बैट सिमुलेशन फील्ड शुरू हो रहा है, सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। सिस्टम की आवाज खत्म होते ही पूरा ट्रेनिंग ग्राउंड जोर से कांपने लगा और आसपास का माहौल हैरान करने वाली स्पीड से बदलने लगा। छेंगना की ठंडी आवाज खाली सिमुलेशन फील्ड में साफ गूंजी। उबाऊ डाटा देखने से अच्छा है
असली लड़ाई देख लूं। फुल सिस्टम कॉम्बैट सिमुलेशन फील्ड में आपका स्वागत है। ये अकादमी ने नोमा वर्ल्ड के कुछ बेसिक लॉजिक्स को लेकर अरबों रिसोर्सेज खर्च करके बनाया गया परफेक्ट ट्रेनिंग स्पेस है। यहाँ तुम सच में नहीं मरोगे, लेकिन याद रखना, यहाँ का हर एक दर्द और हर एक अनुभव असल जिंदगी जैसा ही होगा। इस सिमुलेशन को ऑन करने में बहुत सारे क्रेडिट खर्च हुए। आज मैंने बहुत भारी निवेश किया है। इतना कहते ही उसने जोर से हाथ हिलाया और जमीन के अंदर से एक एक करके कंकालों के सैनिक निकलने लगे, जिनके हाथों में चमचमाती तलवारें थीं और वो सब शियाओ लिंग की तरफ दौड़े। अरे निकम्मे, तू कहता है कि तेरी बेसिक स्वॉर्ड्स तीसरे लेवल पर है, तो आज असली लड़ाई में दिखा। ये कंकाल सैनिक एडमिशन टेस्ट वाले गोब्लिन से कम नहीं है। अगर तू इस कॉपी को क्लियर कर सका, तभी मैं तुझे पहले जाने दूंगी और आगे से तुझे पहले छुट्टी देने का स्पेशल राइट भी दूंगी। तभी ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन ने नया मिशन का ऐलान कर दिया। कॉपी अनडेड डंगोनन शुरू हो गया है। मिशन 1, 40 मिनट तक जीवित रहना। मिशन 2, 20 कंकाल सैनिकों को मारना। इनमें से कोई भी एक मिशन पूरा करना होगा। ये सब देखकर शियाओ लिंग ने मन ही मन सोचा, सिर्फ एक नए स्टूडेंट की असली ताकत जांचने के लिए इतना बड़ा कॉपी शुरू कर दिया। ये औरत तो सच में पागल है। वो चुस्ती से कंकालों के वार से बचता हुआ तेजी से प्लान बनाने लगा। कॉपी पास करने के 2 रास्ते हैं, या तो निर्धारित समय तक बचकर रहना या फिर सारे कंकाल खत्म कर देना। उसके हाथ में तलवार की चमक दौड़ी और तलवार ठीक कंकाल के जानलेवा हिस्से पर जा लगी। पहला कंकाल ढेर हो गया। देखो, अगर सही जगह पर वार किया जाए तो हर 2 वार में एक दुश्मन खत्म किया जा सकता है। 20 कंकालों के लिए लगभग 40 सफल वार करने होंगे। छेंगना दूर बैठी स्टेडियम में थोड़ा हैरान थी। वो शियाओ लिंग की चालों को ध्यान से देख रही थी। उसकी सोच धीरे धीरे गंभीर होती जा रही थी। ये बच्चा सच में उनसे लड़ रहा है। मुझे लगा था वो डर जाएगा, गलती मान लेगा और मुझसे कॉपी बंद करने की भीख मांगेगा। उसकी स्टेप्स, हाथ चलाने का तरीका, जिस एंगल से वो वॉर कर रहा है, सब बिल्कुल सही है। मूव्स भी साफ सुथरे हैं। वो उन बेकार बच्चों से कहीं बेहतर है जो बस बेतरतीब तलवार चलाते हैं। सिर्फ उसके बेसिक एट्रीब्यूट्स बहुत कमजोर हैं। रुको, क्या वो इसीलिए एक साथ स्वॉर्ड्स और मेडिटेशन दोनों कोर्स चुना है? छेंगना ने धीरे से सिर हिलाया। मन में सोच रही थी, अरमान तो अच्छा है, पर इंसानी शरीर की अपनी हदें होती हैं। उसने आगे सोचा, अकेले 13 कंकाल मारना उसके बेकार एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो भी बहुत है। अब कॉपी का 28 मिनट बचा था। शियाओ लिंग ने 13 कंकालों को मार डाला था। वो पूरी ताकत लगा चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, सांसें भी भारी हो गई थीं। लापरवाही से पीछे से एक कंकाल ने तलवार उठाकर जोर से उसकी पीठ पर वार कर दिया। तेज दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। छेंगना अपनी सीट से उठ गई और उसके लहजे में एक अटल सच्चाई थी। बस अब हकीकत सामने आ चुकी है। आगे सिर पीटने से कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा कि तू। छेंगना की बात पूरी नहीं हुई थी कि शियाओ लिंग ने अचानक पलटकर बिना किसी हिचकिचाहट के एडमिशन टेस्ट वाला स्किल हैवी स्ट्राइक इस्तेमाल कर दिया। अगले ही पल तेज तलवार की ताकत के आगे 3 दौड़ते हुए कंकाल के 2 टुकड़े हो गए। छेंगना की आंखें फैल गईं। वो जोर से चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? उस ये स्किल कैसे आई? शियाओ लिंग अब भी अपने घायल शरीर को घसीटते हुए दांत पीस कर लड़ता रहा। तलवार चमकी और बचे हुए कंकाल एक एक कर ढेर होते गए। आखिरी कंकाल के ढेर होते ही सिस्टम नोटिफिकेशन आई। 20 कंकाल सैनिकों को मारने का मिशन पूरा। कॉपी क्लियर हुआ। शियाओ लिंग अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से सांस ले रहा था। उसने कहा, सीनियर, आपकी शर्त पूरी हो गई। इतना कहते ही उसका थका हारा शरीर संभाल नहीं पाया और खमा ने उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। छेंगना सन्न रह गई। वो वहीं खड़ी थी, नीचे बेहोश पड़े शियाओ लिंग को देख रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये बच्चा आखिर है कौन? सीन चेंज। शुगांग अकादमी के स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में एक लड़की ने फाइलों का एक ढेर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट की मेज पर रख दिया। प्रेसिडेंट, ये इस बैच की वो सभी नए स्टूडेंट्स की फाइलें हैं जिन्होंने एस ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग पाई है। मैंने सब अरेंज कर दी है। थोड़ा रुक कर उसने एक और फाइल उनके सामने रखी। लेकिन एक टाइम टेबल ऐसी है जिसे देखना बेहद जरूरी है। एक नए स्टूडेंट ने वाकई हैरान करने वाले कोर्स चुने हैं। ये शियाओ लिंग नाम का स्टूडेंट है। उसने सिस्टम में उपलब्ध सभी कोर्स चुन लिए हैं। ये सुनते ही स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट जो नई फाइलें देख रहा था, उसका सिर सन्न रह गया। ये पागल है क्या? शुगांग अकादमी के मेडिकल रूम में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट ने निराशा में एक लंबी सांस ली। नाना, तूने इस नए स्टूडेंट के साथ जो हरकत की है वो पहली बार नहीं है। क्या तू उसे जानबूझकर मार डालेगी? छेंगना बोली, उल्टा मुझ पर ही दोष मढ़ रहे हो। क्या मैंने उसे खुद बेहोश किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस बच्चे को ढूंढ रहे हो। उस समय मैं तो क्लास ले रही थी। सुन बौने, क्या तुझे मेरे पढ़ाने के तरीके से कोई दिक्कत है? छेंगना बोली, नाना तुम मेरी बात गलत मत समझो, लेकिन ये नए स्टूडेंट्स अभी अकादमी के माहौल के आदी नहीं हुए हैं। इतनी सख्ती करने की जरूरत नहीं है। छेंगना ने जवाब दिया, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि ये नए हैं। मैं इनसे और भी सख्ती से पेश आती हूँ। अगर अब इन पर थोड़ी भी रहम करोगे तो आगे जाकर जब असली जंग में जाएंगे तो यही रहम इन पर भारी पड़ेगा। प्रेसिडेंट उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाया। तभी बिस्तर पर पड़े शियाओ लिंग ने धीरे से आंखें खोली। प्रेसिडेंट की आंखें चमक उठी। आखिरकार जागा। शियाओ लिंग ने अपनी अब भी कमजोर देह को सहारा देकर धीरे से उठते हुए कुछ परेशानी से पूछा, ये अकादमी का मेडिकल रूम है क्या? प्रेसिडेंट बोले, हाँ, अकादमी के मेडिकल रूम के उपकरण काफी अच्छे हैं। जब तुम पूरे सिस्टम सिमुलेशन फील्ड से बाहर आए तो तुम्हारी ताकत और मेंटल एनर्जी जो खत्म हुई थी वो नॉर्मल कॉपी की तरह अपने आप ठीक नहीं हुई। सुना है कि तुम बेहोश हो गए थे, अब कैसा लग रहा है? शियाओ लिंग ने कहा, अब काफी हद तक ठीक हूँ, बस पूरे शरीर में थोड़ा दर्द हो रहा है। प्रेसिडेंट ने
सिर हिलाया। ठीक है, फिर थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने छेंगना की तरफ देखा। नाना, तुम पहले बाहर जाओ, मुझे शियाओलिंग से अकेले में कुछ बातें करनी है। छेंगना गुस्से से बोली, हूँ बाहर ही जाती हूँ, तेरी यहाँ पड़ी है क्या रखा है। वो गुस्से में मुड़ी और बाहर जाने लगी। तभी दरवाजे पर रुककर उसने पीछे मुड़कर बिस्तर पर पड़े शियाओलिंग से जोर से कहा, सुन निकम्मे, मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। जो पहले छुट्टी देने का वादा किया था तुझे दे दिया, और हाँ, मैंने तुझे पहले ही बता दिया था, मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीखने वालों का भला कभी नहीं होता, अपना भला खुद सोच लेना। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। शियाओलिंग ने मन ही मन सोचा, ये छेंगना सीनियर और अकादमी में जैसा उसके बारे में लोग कहते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रेसिडेंट ने हल्की खांसी के बाद कहा, अब आते हैं असली मुद्दे पर। क्या तुमने कभी अकादमी की स्टूडेंट हैंडबुक ध्यान से पढ़ी है? उसमें साफ साफ लिखा है कि नए स्टूडेंट्स के लिए एक साथ बहुत सारे कोर्स चुनना मना है। स्वर्ड्स, फिजिकल, बॉडी लैंग्वेज, ये तीनों फिजिकल सिस्टम के तहत आते हैं, और मेडिटेशन, मैजिक, सेंस, ये मैजिकल सिस्टम के हैं। ये दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और इनकी कोर लॉजिक में बहुत भिन्नता है। शुरुआत में मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीखना फायदेमंद लगता है, क्योंकि तब तुम मुश्किल और बदलती लड़ाइयों से निपट सकते हो। लेकिन जैसे जैसे कोर्स गहराते जाते हैं, हर सिस्टम से निकलने वाले सब्जेक्ट्स की संख्या बढ़ती जाती है। अगर तुम सोफोमोर या जूनियर ईयर में भी इसी तरह दोनों साथ में पढ़ते रहे, तो इसका मतलब है कि तुम्हें बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले 2 गुना, 3 गुना या फिर 6-7 गुना ज्यादा समय और मेहनत लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाकर तुम उनकी बराबरी कर सकोगे। शियाओलिंग ने बिल्कुल शांति से जवाब दिया, मुझे ये सब पता है। अगर हम अकादमी के कोर्स सिस्टम को एक बड़े पेड़ से उपमा दें, तो जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं, इस पेड़ की शाखाएं और भी घनी होती जाती हैं और हर शाखा बहुत ही बारीक होती जाती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैजिक और मार्शल आर्ट दोनों सीखने के लिए दूसरों से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं फिर भी खुद को इस चुनौती में झोंकना चाहता हूँ। वो पूरे विश्वास के साथ सोच रहा था कि उसके टैलेंट के दम पर वो ये कर सकता है। ठीक उसी वक्त प्रेसिडेंट के एआई में मैसेज आया। वो प्रिंसिपल का इमरजेंसी मैसेज था। उसने जल्दी से पूरा मैसेज पढ़ा और फिर शियाओलिंग की तरफ देखते हुए थोड़ी मजबूरी के भाव से कहा, ठीक है शियाओलिंग, अब जब प्रिंसिपल सर ने खुद तुम्हारे कोर्स चुनने की परमिशन दे दी है, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचता, लेकिन तुम्हारे मौजूदा कोर्स शेड्यूल को फिर से ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। कल सुबह तक तुम्हारी नई टाइम टेबल तुम्हारे एआई पर आ जाएगी। आज तुम मेडिकल रूम में आराम करो, बाकी चीजों की चिंता मत करो। ये कहकर वो मेडिकल रूम से बाहर चला गया। शियाओलिंग बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि प्रिंसिपल सर को इतनी जल्दी ये खबर कैसे लग गई, जैसे वो हर समय उस पर नजर रख रहे हो। क्या ये उसके एसएस ग्रेड के टैलेंट की वजह से था या फिर कोई और भी कारण था? इस बीच शुगांग अकादमी के प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल एक बड़ी खिड़की के पास अकेले खड़े थे। उनके पीछे धीरे धीरे एक अर्धपारदर्शी आभासी छवि आकार ले रही थी। अरे प्रिंसिपल सर, आप हर समय क्यों परेशान रहते हैं? क्या हुआ, मुझे भी बताओ, थोड़ी खुशी हो जाएगी। ये आभासी छवि असल में शुगांग अकादमी का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम था, यानी पूरी अकादमी का मुख्य एआई। प्रिंसिपल ने धीरे से अपना सिर घुमाया और आभासी एआई को देखते हुए कहा, लगता है तुम इन दिनों ब्लू प्लैनेट के एनीमे और कॉमिक्स में पूरी तरह डूब गए हो। एआई ने कहा, क्या करें, आजकल ब्लू प्लैनेट में यही तो ट्रेंड चल रहा है। हो सकता है कि मैं इस तरह से आपको कुछ नए स्टूडेंट्स दिलाने में मदद कर दूं। प्रिंसिपल ने कहा, तुम अकादमी का सेंट्रल एआई हो, तुम्हारा असली अस्तित्व बहुत ही सीमित लोगों को पता है, जिनके पास सबसे ऊंची परमिशन है। ये बात मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो बोला, 100 साल बीत गए, तुम आज भी उतने ही उबाऊ हो। हट, कोई मजा नहीं आया। फिर वो प्रिंसिपल के पास आया और उत्सुकता से पूछने लगा, इस बैच के नए स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, फिर तुम परेशान क्यों हो? क्या एक डबल एस ग्रेड टैलेंट वाला स्टूडेंट आया है, क्या इससे खुश नहीं होना चाहिए? प्रिंसिपल ने थोड़ी गंभीरता से कहा, एक सामान्य इंसान के एट्रीब्यूट्स का कुल औसत 10 अंकों के आसपास होता है। हमारी अकादमी का एडमिशन स्टैंडर्ड कम से कम 20 अंक से ऊपर है, लेकिन शियाओलिंग बच्चे के शुरुआती एट्रीब्यूट्स का कुल योग सिर्फ 9 अंक था, यानी एक बिल्कुल सामान्य साधारण इंसान। वो तो एडमिशन के लिए जरूरी न्यूनतम मानदंड को भी पूरा नहीं करता था, लेकिन स्टूडेंट्स के टैलेंट का टेस्ट तो एडमिशन के बाद ही होता है। नियम के हिसाब से शियाओलिंग को कभी अकादमी का एडमिशन लेटर नहीं मिलना चाहिए था। एआई ने अपना सिर थोड़ा झुकाकर हैरानी से कहा, हो सकता है कि एडमिशन डिपार्टमेंट ने कोई गलती कर दी हो और उन्हें एक टैलेंटेड बच्चा गलती से मिल गया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल बोले, सबसे बड़ी समस्या यही है। मैंने सभी नए स्टूडेंट्स की फाइलें चेक की, तो पता चला कि सिस्टम में शियाओलिंग की एडमिशन रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। उसके अप्लाई करने का तो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं है। वो खिड़की के पास खड़े होकर दूर नए स्टूडेंट्स के हॉस्टल की तरफ देखने लगे। इस बैच में कुल 1360 स्टूडेंट्स लिए गए थे, लेकिन सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में जिनके एडमिशन का रिकॉर्ड है, ऐसे सिर्फ 1359 एडमिशन लेटर्स हैं। शुगांग अकादमी की स्थापना के बाद से ऐसी अनियमितता कभी नहीं हुई। अकादमी के मुख्य एआई के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि ये सब कैसे हुआ है। आभासी छवि धीरे धीरे पास आई। माननीय प्रिंसिपल, इस बैच के नए स्टूडेंट्स को वाकई 1360 एडमिशन लेटर्स भेजे गए थे, जिसमें कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, तो फिर अब शियाओलिंग का एडमिशन लेटर मेरे सामने लाओ। एआई बोला, मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आपको इस खास एडमिशन लेटर को देखने की परमिशन नहीं है। प्रिंसिपल के चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ दिख रहे थे। सिर्फ एक नए स्टूडेंट के एडमिशन से जुड़ी फाइल देखने की परमिशन भी मुझे इस अकादमी के प्रिंसिपल को नहीं है। एआई बोला, वाकई ऐसा ही है। ये देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई है। प्रिंसिपल ने एक गहरी सांस
सांस ली। उसकी आवाज बेहद गंभीर हो गई। मैं समझ गया, तो ये बात यहीं खत्म करते हैं। अब मैं अपने मौजूदा सबसे ऊंची परमिशन के जरिए इस बैच के उन सभी नए स्टूडेंट्स के एडमिशन लेटर्स की कॉपी बनाकर एनक्रिप्ट कर दूं जिन पर स्पेशल परमिशन का लॉक नहीं लगा है। ये संभव है ना? एआई बोला, बिल्कुल संभव है, कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ ही देर में एआई बोला, इस बैच के 1359 एडमिशन लेटर्स एनक्रिप्ट कर दिए गए हैं, जिन्हें अब सिर्फ प्रिंसिपल या उससे ऊंची परमिशन वाले ही देख और बदल सकते हैं। बाकी एक स्पेशल परमिशन वाली फाइल को एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता है। वो पहले की तरह ही हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल पर बनी रहेगी। एआई ने प्रिंसिपल से पूछा, आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग जाने कि वो स्पेशल एडमिशन लेटर किसके नाम है ना? प्रिंसिपल ने धीरे से सिर हिलाया। कल मुझे वापस नई दुनिया के लिए निकलना है। मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि बहुत सारे लोग उस बच्चे की तरक्की में रोड़ा अटकाएं। अकादमी के सभी कामकाज तुम्हारे हाथ में रहे। अगले दिन अकादमी के कैंटीन में स्टूडेंट्स अपने खाने की थाली उठाकर कैंटीन में बैठे थे। झांग टिंगटिंग शियाओलिंग के सामने आकर बैठ गई और हैरानी से उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। उसने कहा, तो कल जो पहली क्लास में ही बेहोश हो गया और जिसके चलते स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट तक को आना पड़ा, वो तुम ही हो। शियाओलिंग ये सुनकर तुरंत लगा कि उसके मुंह का खाना फीका पड़ गया। लगता है पूरी अकादमी में उसकी नामो निशान फैल चुकी है। झांग टिंगटिंग ने निराशा में कहा, बस तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम छेंगना सीनियर के चंगुल में फंस गए। वो अपने सख्त मिजाज के लिए मशहूर है। शियाओलिंग ने कहा, बिल्कुल, वो सच में बहुत डरावनी है। फिर उसने पूछा, सीनियर, क्या पूरा सिस्टम सिमुलेशन शुरू करने का अधिकार सिर्फ टीचर्स के पास होता है? झांग टिंगटिंग ने कहा, नहीं। क्या तुमने अभी तक मॉनिटर वाली परमिशन को अच्छे से नहीं देखा? मॉनिटर की परमिशन सिर्फ इतनी ही नहीं है, जैसे तुम अपनी क्लास के साथियों की बेसिक जानकारी देख सकते हो, क्लास के कम्युनिकेशन ग्रुप को एडिट कर सकते हो और क्लास के साथियों के लिए सिस्टम सिमुलेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। साथ ही अगर खुद मॉनिटर सिमुलेशन इस्तेमाल करना चाहे तो किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं होती। देखो, स्पेशल फीचर्स में एक ऑप्शन है, वहां पर अप्लाई का बटन है। वहां पर स्टूडेंट मोड के सिस्टम सिमुलेशन के लिए अप्लाई करो, फिर अकादमी का एआई परमिशन देगा या नहीं, तभी सिमुलेशन शुरू होगा। पर तुम अभी पहली क्लास में हो तो तुम्हारा अप्लाई रिजेक्ट ही होने की संभावना है। उसके ये बोलते ही शियाओलिन के स्मार्ट टर्मिनल पर एप्लीकेशन अप्रूव होने का नोटिफिकेशन बजा। झांग टिंगटिंग की आंखें फटी रह गईं और वो हैरान होकर उसे देखने लगी। इतनी जल्दी अप्रूव? हम लोग जब मॉनिटर थे तो एप्लीकेशन करने में 3 हफ्ते लग गए थे, कभी इतनी जल्दी नहीं हुआ। होलोग्राफिक सिमुलेशन फैक्ट्री आमतौर पर सोफोमोर के लिए ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होता है। हर बार ओपन करने के लिए कम से कम 500 पॉइंट्स लगते हैं और सफलतापूर्वक पास करने पर ही पूरे पॉइंट्स वापस मिलते हैं। अगर पास नहीं हुए तो पॉइंट्स जाया हो जाएंगे। शियाओलिन मन ही मन हिसाब लगा रहा था। अभी उसके पास सिर्फ 800 पॉइंट्स हैं। अगर पहली बार कोशिश असफल हुई तो दूसरी बार पॉइंट्स कम पड़ जाएंगे। हालांकि प्रिंसिपल ने कहा था कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को पहले न्यू वर्ल्ड में जाने की परमिशन मिल सकती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम के बाद मॉनिटर फिर से चुनाव होगा। तब तक मॉनिटर बनना मुश्किल होगा। 7वीं क्लास में सबसे ताकतवर गु शियाओयू है, दूसरे नंबर पर वांग डालिन। अगर वो मॉनिटर बन गया तो सिमुलेशन फैक्ट्री यूज नहीं करने देगा। एग्जाम से पहले किसी भी तरह पावर बढ़ानी है। खाना खत्म करके शियाओलिन ने झांग टिंगटिंग से अलविदा कहा और मेस से बाहर निकल गया। उसकी जल्दी में जाती हुई पीठ देखकर झांग टिंगटिंग ने धीरे से कहा, सच में कमाल है, मॉनिटर बनने लायक है। दूसरी तरफ फिजिकल एजुकेशन क्लास के रेस्ट एरिया में फ्रेशमैन 6th क्लास के लियांग जियाओयू ने हैरान होकर कहा, क्या बात है, ऐसे कमजोर डेटा वाला लड़का मॉनिटर कैसे बन सकता है? तुम्हारी 7वीं क्लास की क्लास टीचर को पागलपन है क्या? वांग डालिन ने गुस्से में अपनी पानी की बोतल दबाकर फोड़ दी। शियाओलिन कौन चीज है, मैंने पहले ही पता लगा लिया है। ये सारे मेंटर पिछले साल के फ्रेशमैन जो सोफोमोर में प्रमोट नहीं हुए थे, ऐसे नालायक लोग। उसकी नजर में शियाओलिन जैसे लड़के ही अच्छे लगते हैं। शियाओलिन क्लास के बाद अकेले ट्रेनिंग करके दिखावा करता है और वो गु शियाओयू भी मुझे कम आंकती है। मैं उसे जल्द ही सबक सिखाऊंगा। लियांग जियाओयू चुपके से पास आया। डालिन भाई, 3 महीने बाद के एग्जाम तक क्यों इंतजार करें, अभी उसे सबक सिखा सकते हैं। ये कहकर दोनों चुपके से अपने प्लान पर बात करने लगे। उस समय शियाओलिन अभी भी फिजिकल एजुकेशन क्लास के कमरे में अकेले ट्रेनिंग कर रहा था। उसने सिस्टम का पैनल देखा। उसकी बेसिक फिजिकल एबिलिटी लेवल अपग्रेड होने में अभी भी 72% एक्सपीरियंस चाहिए। माथे का पसीना पोंछते हुए उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। लगभग 7 बज रहे थे। यहाँ से हॉस्टल पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बिल्कुल समय पर पहुंच जाएगा। रोज क्लास के बाद थोड़ी देर प्रैक्टिस करता हूँ। इस रफ्तार से अगले हफ्ते बेसिक फिजिकल एबिलिटी लेवल 2 में पहुंच जाऊंगा। जब शियाओलिन अपना सामान समेट कर जाने लगा तो अचानक उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। अब ट्रेनिंग रूम में फंसा शियाओलिन बेहद निराश था। ये लोग अंदर कोई है या नहीं, ये तक कंफर्म किए बिना दरवाजा बंद कर देते हैं, कितना गैर जिम्मेदार है। उसने निराशा में आह भरी। हॉस्टल जाने का समय हो रहा है। लगता है आज रात मुझे इसी ट्रेनिंग रूम में गुजारनी पड़ेगी। अचानक ऊपर की लाइट तेजी से चमकी और फिर पूरी तरह अंधेरा हो गया। शियाओलिन चौंक कर उछल पड़ा। रिफ्लेक्स की तरह घूमकर अंधेरे में चारों तरफ देखा, फिर मजबूरन 2 बार थोड़ी सी हंसी हंसा। हाँ, बहुत डरा दिया। बस समय पर लाइट बंद हो गई। ये स्कूल पैसे वाला लगता है, रात को करंट क्यों बंद कर देते हैं। उसी समय ट्रेनिंग ग्राउंड के दूसरी तरफ डिसिप्लिन डिपार्टमेंट की नाइट पेट्रोलिंग टीम धीरे धीरे पास आ रही थी। सोफोमोर 8 क्लास के डिसिप्लिन मेंबर हान सेन ने धीमी आवाज में सोफोमोर 1 क्लास के डिसिप्लिन मेंबर चेन यू को रिपोर्ट किया। यू भाई, फ्रेशमैन में से एक मॉनिटर खुलेआम स्कूल के रूल्स तोड़ रहा है, रात को बाहर घूम रहा है। ये खबर फ्रेशमैन 6th क्लास के लियांग जियाओयू ने
खुद बताई है। बिल्कुल सच है। एक फ्रेशमैन मॉनिटर जो रात के कर्फ्यू के रूल्स को इग्नोर कर रहा है, उसे सख्ती से पनिश करना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। चेन यू ने बिना भाव दिखाए सिर हिलाया। प्रिंसिपल स्कूल में नहीं है, स्टूडेंट प्रेसिडेंट और भी जरूरी कामों में व्यस्त है। हान सेन ने मन ही मन प्लान बना लिया था। लियांग जियायू का काम फ्रेशमैन के रूल्स तोड़ने के सबूत जुटाना था और वो पनिश करने वाला था। उसने अभी मॉनिटर की जिम्मेदारी संभाली है, उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इस मौके पर अच्छी कमाई हो सकती है। लेकिन जब उसने दरवाजा खोलकर ट्रेनिंग रूम में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। चेन यू ने थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए पूछा, हान सेन, क्या तुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है? गड़बड़ तो है यू भाई, मैंने अभी यहाँ से आवाज ही सुनी थी, सोचा कोई छिपा है। हान सेन ने एक तरफ खाली ट्रेनिंग रूम में इधर उधर देखते हुए कहा और बड़बड़ाता रहा, अजीब बात है, ये नहीं होना चाहिए। उस समय शियाओ लिन अपनी सांस रोककर दरवाजे के पीछे के डेड एरिया में छिपा था। जोर से सांस भी नहीं ले रहा था। चेन यू ने हाथ बांध लिए और शांत भाव से कहा, ये दरवाजा अभी बाहर से बंद था, अंदर कोई नहीं हो सकता, शायद तूने गलत सुना होगा। हान सेन ने शर्मिंदा होकर अपने बाल खुजलाते हुए हल्की हंसी हंसी, हो सकता है मैंने गलत सुना हो। यूं भाई, चलो आगे पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन मन ही मन वो कोस रहा था, ये कमीना कहाँ गायब हो गया? जब वो दोनों ट्रेनिंग रूम में इधर उधर ढूंढ रहे थे, शियाओ लिन ने मौका पाकर चुपके से दरवाजे से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छिप गया और जोर जोर से सांस ली। बाल बाल बचा। अगर डिसिप्लिन डिपार्टमेंट वालों ने पकड़ लिया होता तो सारे डिसिप्लिन पॉइंट्स कट जाते। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया? जैसे ही मुझे कमरे में बंद किया, ठीक उसी समय डिसिप्लिन वाले आ गए। वो सोच ही रहा था कि ऊपर आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। आसमान में 2 चांद थे। टीचर ने कहा था कि ये स्कॉलर कॉलेज पूरी तरह से नोवा न्यू वर्ल्ड के नियमों और ज्योग्राफी पर बनाया गया है, यानी न्यू वर्ल्ड में भी 2 चांद दिखते हैं। कमाल का नजारा है। ट्रेनिंग ग्राउंड वापस तो नहीं जा सकता, अब कहीं ऐसी जगह ढूंढनी है जहां बारिश हवा से बच सकूं और ये रात सुरक्षित गुजार सकूं। शियाओ लिन ने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर आगे बढ़ते हुए गलती से जिक्सियाओ शेनलोंग के एरिया में प्रवेश कर लिया। वही विशालकाय ड्रैगन जिसने पूरे स्टूडेंट्स को अपनी स्पीच के दौरान खड़ा कर दिया था। ड्रैगन ने अचानक अपने पंख फैलाकर अपनी विशाल देह सीधी कर ली और उसकी बैंगनी आंखें शियाओ लिन पर टिक गईं। शियाओ लिन ने बिना सोचे पीठ करके दौड़ना शुरू कर दिया। 2.5 मिनट बाद वो रुका और पीछे मुड़कर देखा, तभी चैन की सांस ली। वो तो पीछा नहीं कर रहा, क्या बकवास है, मैं इस ड्रैगन का नाश्ता नहीं बनना चाहता। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी थी जिसमें धीमी पीली रोशनी थी। अब कुछ सोचने का समय नहीं है, पहले वहां जाकर छुप जाता हूँ। शियाओ लिन ने एकदम आंगन में घुसकर रुकते हुए कहा, अब तो सुरक्षित हूँ, वो ड्रैगन यहाँ तक नहीं आएगा। उसने चारों तरफ देखा तो वहीं अटक गया। ये कैसी जगह है? वो पत्ता गोभी इतनी बड़ी, ये पत्ता गोभी है और ये फल जो अंधेरे में चमक रहे हैं। हवा में मीठी खुशबू है, क्या ये खाने लायक है? और ये मुर्गी कितनी मोटी है। अचानक भुना हुआ मुर्गी खाने का मन कर रहा है। उस मुर्गी ने उसकी नजर भांप ली। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अचानक उसने पंख फैलाकर उस पर वार किया और उसके मुंह से गर्म लपटें निकलने लगी। शियाओ लिन ने तुरंत किनारे हटकर बचते हुए कहा, ये मुर्गी आग भी उगल सकती है। जैसे ही वो मुर्गी शियाओ लिन के चेहरे पर झपटने वाली थी, अचानक एक हाथ बाहर आया और उसने मुर्गी की गर्दन पकड़ ली, जिससे वो हवा में अटक गई। एक कर्कश आवाज आई, तू किस क्लास का स्टूडेंट है? रात को हॉस्टल में ना सो के यहाँ क्या कर रहा है? और मेरी मुर्गी चुराने आया है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। चारों तरफ सन्नाटा था। शियाओ लिन ने पहले चुप्पी तोड़ी। माफ करें, आप कौन है? तू बिना पूछे मेरे एरिया में घुस आया और मुझे नहीं जानता। वो गंभीर होकर बोला, तू नया स्टूडेंट है क्या? तुम लोग सच में हद से ज्यादा दिलेर हो। कुछ दिन ही हुए हैं कॉलेज शुरू हुए, रात के कर्फ्यू और स्कूल के रूल्स तोड़ने की हिम्मत कर रहे हो। मेरी प्यारी मुर्गी को डरा दिया, अब क्या मुआवजा देगा? शियाओ लिन ने तुरंत बचाव करते हुए कहा, मैं उस विशाल ड्रैगन से बचने के लिए गलती से यहाँ आ गया था, जानबूझकर रूल्स नहीं तोड़ रहा था। कृपया मुझे समझाने दीजिए। मैं क्लास के बाद ट्रेनिंग रूम में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। जाने लगा तो देखा दरवाजा बाहर से बंद था और आधे मिनट के अंदर ही स्टूडेंट्स यूनियन वाले घुस आए। मैं मौका देखकर भाग निकला, फिर वो ड्रैगन मिल गया, जान बचाकर भागता हुआ यहाँ पहुंचा। सोंग झुनलांग ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई, तो ऐसी बात है, लेकिन तू चैन से रह, वो बड़ी छिपकली तुझ पर हमला नहीं करेगी क्योंकि तू बहुत कमजोर है, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। और तुझे ट्रेनिंग रूम में बंद करना, ये तो डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के कुछ बदमाशों का पुराना तरीका है। ये सुनकर शियाओ लिन चौंक उठा। आपका मतलब है सच में कोई मुझे टारगेट कर रहा है? सोंग झुनलांग ने समझाया कि पॉइंट्स यहाँ के काम के करेंसी हैं। इक्विपमेंट खरीदना, सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड चलाना या यहाँ तक कि न्यू वर्ल्ड जाने के लिए संसाधन जुटाना, सबके लिए बहुत सारे पॉइंट्स चाहिए। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के बदमाशों को सबसे ज्यादा मजा फंसाने और ब्लैकमेल करने में आता है। पहले तुझसे रूल्स तोड़वाएंगे, फिर आकर तुझसे अंदर खाने में डील करेंगे। क्रेडिट्स सीधे तेरे प्रमोशन और न्यू वर्ल्ड जाने से जुड़े हैं। अगर पॉइंट्स कटवाने नहीं है तो कुछ 100 पॉइंट्स जुर्माना भर। शियाओ लिन ने दांत पीसते हुए कहा, कितना गंदा तरीका है। मुझसे तो सिर्फ वांग डालिन की लड़ाई हुई है, उसने डिसिप्लिन डिपार्टमेंट से सांठगांठ कर रखी है। सोंग झुनलांग ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, तो ये बात हुई। रात के कर्फ्यू के नियम तोड़ना और लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में बिना परमिशन के घुसना, इन दोनों नियमों को तोड़ने पर बहुत सारे क्रेडिट्स कटेंगे। तभी आंगन के बाहर जोर की दस्तक हुई। लगता है डिसिप्लिन डिपार्टमेंट वाले तुझे पकड़ने के लिए पक्के हैं। पहले कभी वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट चेक करने की हिम्मत नहीं करते थे। कैसा रहेगा, मैं दरवाजा खोलूं, अंदर आने दूं और तू चुपचाप पनिशमेंट लेने चला जा? शियाओ लिन ने सोंग झुनलांग को गंभीरता से कहा, सीनियर, आपने मुझसे इतना कुछ बताया और डिसिप्लिन डिपार्टमेंट की करतूतें उजागर की, तो लगता नहीं कि सिर्फ मेरा तमाशा देखने के लिए कह रहे हैं। सोंग झुनलांग ने ऊपर से नीचे शियाओ लिन को देखा। अक्ल ठिकाने हैं, मेरा इतना कहना बेकार नहीं गया। फिर
ठुड्डी खुजलाते हुए पूछा, तुझे खाना बनाना आता है? शियाओलिन हैरान रह गया, ये क्या पूछ रहा है? मेरे उसके आंगन में आने से क्या संबंध है? सोंग झुनलांग ने आगे कहा, अगर खाना बनाना आता है तो ठीक है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। मैं बाहर वालों को भगा दूंगा और तेरा एक भी क्रेडिट नहीं कटने दूंगा। बदले में तू मेरा एक काम करना, मुझे काफी दिनों से भुना हुआ मुर्गी खाने का मन है, तुझे मेरे लिए भुना हुआ मुर्गी बनाना पड़ेगा। अब तो तू यहाँ से जा नहीं सकता। सामने दो रास्ते हैं, या तो बाहर जाकर पनिशमेंट ले और क्रेडिट्स कटवा, या फिर यहीं रुक और मेरे लिए भुना हुआ मुर्गी बना। मैं तेरी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा। ये सुनते ही शियाओलिन ने तुरंत सिर हिला दिया, जल्दी से राजी हो गया। सोंग झुनलांग ने साफ कर दिया, पहले तू समझ ले, ये तूने अपनी मर्जी से बनाना कहा है, मैंने तुझ पर जरा भी जोर नहीं डाला। शियाओलिन के मन में अचानक कोई डर पैदा हुआ, फिर भी उसने जल्दी से कहा, बिल्कुल, मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा। सोंग झुनलांग ने पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा किया, तो पहले तू अंदर जाकर छुप जा, कोई आवाज मत करना, बाहर वालों से मैं निपटता हूँ। आंगन का दरवाजा खुला। सोंग झुनलांग चौखट पर टेक लगाकर खड़ा था, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और वो बाहर आए लोगों पर नजर दौड़ा रहा था। ये देखो, हमारे दो काम करने वाले सोफोमोर, डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के जाने माने चेन यू, तुम तो आ रहे हो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट। रात रात भर भूख लगी है क्या? कुछ नाश्ता ढूंढ रहे हो? चेन यू ने अपने चश्मे को ऊपर किया। हम पेट्रोलिंग कर रहे थे कि प्रिंसिपल के पेट में कुछ असामान्य हरकत देखी, डर लगा कि कहीं कोई बिना परमिशन के घुसकर कोई एक्सीडेंट न कर दे, इसलिए यहाँ आकर चेक किया। उसकी नजर सोंग झुनलांग के हाथ में पकड़ी मुर्गी पर गई। वैसे सोंग सेक्रेटरी, आप इतनी रात को इन बेकार चीजों में क्या कर रहे हैं? सोंग झुनलांग ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने पता किया कि असामान्य हरकत क्यों हुई? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना काम पूरा ना कर पाओ और यहाँ हमारे कामों में टांग अड़ाने आए। हान सेन को गुस्सा आ गया। वो एक कदम आगे बढ़ा और तेज आवाज में बोला, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट कॉलेज के दायरे में आता है। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट को पूरे कॉलेज में किसी भी नियम उल्लंघन की जांच करने का अधिकार है। हमें शक है कि कोई नया स्टूडेंट यहाँ छिपा है। सोंग सेक्रेटरी हमें चेक करने से नहीं रोक सकते। सोंग झुनलांग की मुस्कान गायब हो गई, उसके चारों तरफ ठंडक फैल गई। मैं चेन यू से बात कर रहा हूँ। तुझ जैसे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट के साधारण सदस्य की क्या औकात बीच में बोलने की? तुम लोग डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में पीठ पीछे जो करतूतें करते हो वो तुम खुद जानते हो। अगर फिर से मुझे परेशान किया तो मैं बिना परमिशन के लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में घुसने का कारण बनाकर सीधे प्रिंसिपल साहब के पास तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लगा दूंगा। हान सेन कुछ बोलने को हुआ तो चेन यू ने उसे रोक लिया। सोंग झुनलांग, तू बस प्रिंसिपल का नाम लेकर डराता है और क्या कर सकता है? पूरे कॉलेज में किसे नहीं पता कि तेरा कंप्रिहेंसिव एबिलिटी एवेल्यूशन सी लेवल का भी नहीं है। अगर प्रिंसिपल ने खुद नियुक्त न किया होता तो तेरे जैसे लेवल वाला सोफोमोर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाता। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी की बात तो दूर, एक सिटीजनशिप होल्डर जिसकी एबिलिटी पोजीशन के हिसाब से कम है, वो हमें स्कूल के नियमों से सबक सिखाने का ठेका ले रहा है। ये सब बातें वहां छुपे शियाओलिन ने साफ साफ सुन ली। ये चेन यू नाम का आदमी सोंग सीनियर से कितनी दुश्मनी रखता है, लेकिन सोंग सीनियर जिसकी एबिलिटी सी लेवल से भी नीचे है, प्रिंसिपल ने उसे सेक्रेटरी क्यों बना दिया? चेन यू ने कहा, तू जानता है कि मैं सिटीजनशिप से आया हूँ, फिर भी तू मुंह पर आकर ये बात बोल रहा है। लगता है तेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा। हान सेन ने फिर से कदम बढ़ाते हुए तेज आवाज में कहा, भले ही प्रिंसिपल तुमसे निजी तौर पर मिलते हो, तुम इतना खुले तौर पर स्कूल के नियमों को नहीं तोड़ सकते। डिसिप्लिन डिपार्टमेंट का नियमित पेट्रोलिंग कॉलेज का आधिकारिक अधिकार है, तुम्हें हमें रोकने का कोई हक नहीं। ठीक उसी समय चेन यू के स्मार्ट टर्मिनल पर अचानक नोटिफिकेशन बजा। वो प्रेसिडेंट का फोन था जिसमें पूछा गया कि क्या वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में पेट्रोलिंग कर रहा है। जब प्रेसिडेंट को पता चला कि ऐसा है तो उसने तुरंत आदेश दिया कि वो लोग तुरंत वापस लौटें। सोंग सेक्रेटरी को परेशान न करें। चेन यू ने बड़ी मुश्किल से कहा, हम तो बस असामान्य हरकत की जांच कर रहे थे। हान सेन बिना रुके बोल पड़ा, प्रेसिडेंट साहब, आप ऐसा पक्षपात नहीं कर सकते। हो सकता है वो नया स्टूडेंट लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के किसी कोने में छुपा हो, हम अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए, वैसे ही वापस कैसे जा सकते हैं? लेकिन प्रेसिडेंट ने स्क्रीन के जरिए अचानक बहुत सख्त लहजे में कहा, प्रिंसिपल और पूरा कॉलेज दोनों सोंग सेक्रेटरी के बहुत एहसानमंद हैं, इसलिए सोंग सेक्रेटरी जो भी करें, जब तक कॉलेज के बेसिक हितों को नुकसान न पहुंचाए, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। ये सुनकर चेन यू गुस्से से दांत पीसने लगा। जाते जाते उसने मुंह फेरकर सोंग झुनलांग को चेतावनी दी, ठीक है, अपना ख्याल रखना। लेकिन सोंग झुनलांग को इसकी उम्मीद थी। उसके चेहरे पर विजयी भाव था। फिर वो मुर्गी लेकर धीरे धीरे शियाओलिन के पास आया। शियाओलिन ने शर्मिंदा होकर सिर खुजलाते हुए कहा, सोंग सेक्रेटरी, मुझे बहुत अफसोस है, आज मैं आपके लिए मुसीबत बना। सोंग झुनलांग ने शियाओलिन का कंधा थपथपाते हुए बड़े दिल से कहा, क्या सोच रहे हो? तेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरी उससे पहले से ही नहीं बनती। वो लोग मुझे परेशान करने के लिए आए थे। चल यहाँ खड़ा न रह, जल्दी से मेरे लिए भुना हुआ मुर्गी बना। लेकिन पहले ही बता दूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल सही स्वाद होगा। तू जितनी हिम्मत है कर, बस पक जाए तो ठीक है। कॉलेज के एकांत कोने के एक छोटे से आंगन में शियाओलिन ने ब्रश से उस मोटी मुर्गी पर तेल लगाया, फिर उसे कमल के पत्ते में लपेटा और पत्ते के बाहर गीली मिट्टी लगाकर धीमी आंच पर सेंकने लगा। दोनों जलती हुई आग के पास बैठे थे। शियाओलिन ने चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा, जब से मैं इस कॉलेज में आया हूँ, इतना सुकून और आजादी आज पहली बार महसूस हुई है। 2.5 घंटे बाद जब आग बुझी तो भुने हुए मुर्गे की सुगंध फैल गई। शियाओलिन ने माथे का पसीना पोंछते हुए चैन की सांस ली। पहली बार खाना बनाया, कम से कम देखने में तो बढ़िया लग रहा है। शायद मुझ में पैदाइशी शेफ बनने की काबिलियत है। सोंग झुनलांग ने मुर्गे
मुर्गे का सुनहरा पैर फाड़ते हुए सराहना की। वाह, तुम तो कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। सूंघने में तो इतना बढ़िया, खाने में और भी शानदार होगा। तेरे हौसले के लिए ये पैर तुझे। शियाओ लिन ने पैर लेते हुए पूछा, आप खुद नहीं खाएंगे? सोंग झुनलांग ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा, सीनियर होकर जूनियर का खाना कैसे खाऊं? ये तो ठीक नहीं है। पहला निवाला हमेशा रसोइये को खाना चाहिए। शियाओ लिन ने कोई बहस नहीं की, उसे बहुत भूख लगी थी। उसने एक बार मुर्गे के पैर पर कौर किया। सोंग झुनलांग बेसब्री से पूछ रहा था, कैसा लगा? मीट बहुत मुलायम है, उसमें कोई गंध नहीं है, बल्कि हल्की दूध जैसी महक भी है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट भुना मुर्गा नहीं खाया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तेरे बदन को कैसा लग रहा है? शियाओ लिन ने मुर्गे का पैर चबाते हुए हैरानी से ऊपर देखा। बदन को कैसा लगेगा? भूख नहीं लगती? तुम बड़े अजीब सवाल पूछते हो। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं, उसके पेट में आग लग गई, मानो उसने तपता हुआ लोहा निगल लिया हो। दर्द इतना तेज था कि लगा मानो उसके अंदरूनी अंग पिघल रहे हों। सोंग झुनलांग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाकर बिना कुछ बोले उसका रिएक्शन देखा। तुझे बहुत दर्द हो रहा है? क्या तू और देर टिक सकता है? दर्द के अलावा और कुछ हो रहा है? शियाओ लिन दर्द से गिर पड़ा, पसीने की फुहारें निकल रही थीं। तुम खुद क्यों नहीं खाते? तुमने सब पहले से सोच रखा था। इस मुर्गे में कुछ तो है। कुछ देर बाद शियाओ लिन दर्द से बेहोश हो गया। उसके शरीर से एक अजीबोगरीब चमक उभरने लगी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग रही हो। सोंग झुनलांग ने अपनी डायरी में सब कुछ नोट किया। हाइब्रिड कूफी चिकन नंबर 3, वेट 18 ग्राम, सेफ्टी असेसमेंट नॉन टॉक्सिक, जीन सीक्वेंस में पोटेंशियल एक्टिवेशन फैक्टर मौजूद है, एडवर्स रिएक्शन, पोटेंशियल एक्टिवेशन के साथ तीव्र रिजेक्शन, पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार करने पर भी रिजेक्शन अभी भी बहुत तेज है। तीसरे दिन सुबह जब पहली रोशनी कमरे में आई तो शियाओ लिन सोकर उठा। उसने अपना भारी सिर पकड़ लिया, उसे चक्कर आ रहा था। सोंग झुनलांग एक प्लेट में कुछ चमकते हुए फल लेकर आया। ओए, तू जाग गया? शियाओ लिन ने गुस्से से कहा। सोंग झुनलांग, मैं तुझे एक भरोसेमंद सीनियर समझता था, तूने मुझे इंसानी गिनी पिग बना दिया। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने पहले खुद पर टेस्ट किया है, कोई खतरा नहीं है। शांत हो, अपना प्रॉपर्टी पैनल खोलकर देख। शियाओ लिन ने उदास होकर सिर घुमा लिया। प्रॉपर्टी पैनल? तू मेरे साथ फिर क्या छेड़छाड़ करेगा? सोंग झुनलांग पास आया और मुस्कुराया। बस एक बार देख ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। भरोसा कर, देखने के बाद तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं आखिरी बार तुझ पर भरोसा करता हूँ। जब उसने प्रॉपर्टी पैनल खोला तो उसके होश उड़ गए। स्ट्रेंथ वैल्यू 1 बड़ी थी, फिजिक तो सीधे 2 बढ़ गई थी। फिजिकल अटैक असेसमेंट नेगेटिव से सीधे लेवल 2 तक पहुंच गया था। शियाओ लिन ने अविश्वास से बार बार पैनल रिफ्रेश किया। न सिर्फ बेसिक एट्रीब्यूट्स बहुत बड़े थे, बल्कि उसकी बेसिक फिजिकल एबिलिटी लेवल भी सीधे 2 लेवल उछल गई थी। और सोंग झुनलांग की आंखें चमक रही थीं। वो फुर्ती से अपनी डायरी में डेटा लिख रहा था और धीरे से बड़बड़ा रहा था। बहुत अच्छा सुधार हुआ है। शियाओ लिन अचानक बिस्तर से उठा। सोंग सेक्रेटरी, जिस गिनी पिग को तुम जबरन बनाया, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा अधिकार जरूर मिलना चाहिए। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या है? ये सारा असर इस मुटेटेड चिकन से है। सोंग झुनलांग अपने उत्साह से वापस आया। उसने एक कुर्सी लाकर शियाओ लिन के सामने बैठकर बात समझाने की तैयारी की। ये चिकन का नाम है हाइब्रिड कूफी चिकन नंबर 3। मैंने नॉर्मल मुर्गी और नोवा वर्ल्ड के कूफी बर्ड का क्रॉस ब्रीडिंग करके नई वैरायटी बनाई है। तूने ट्रांसमिग्रेशन नॉवेल पढ़े हैं? नए वातावरण में छोटे छोटे बैक्टीरिया से भी इंसान मर जाता है। उसी तरह नोवा वर्ल्ड और ब्लू प्लैनेट 2 अलग अलग लॉ और एनवायरनमेंट वाली दुनिया है। आम इंसान की कमजोर बॉडी न्यू वर्ल्ड के हाई प्रेशर वातावरण को सहन नहीं कर सकती। यही वजह है कि स्कूल ने न्यू वर्ल्ड जाने के लिए सोफोमोर का इंतजार करने का नियम बनाया है। शियाओ लिन को बात समझ में आई, सो मुझे एकाएक आइडिया आया कि न्यू वर्ल्ड के क्रिएचर्स की सहनशीलता का इस्तेमाल नए स्टूडेंट्स की बॉडी को जल्दी एडजस्ट करने में करूं। पहले पहल मैंने न्यू वर्ल्ड के जीवों को कच्चा खाया तो बहुत तेज रिजेक्शन हुआ। न सिर्फ कोई फायदा हुआ बल्कि बीमार पड़ गया। अच्छा हुआ कि मैं मरा नहीं। शियाओ लिन ने कहा, तू अपने ऊपर बहुत जुल्म करता है। खैर, पहली बार के असफल प्रयोग के बाद से मैं लगातार सोच रहा हूँ कि इस रिजेक्शन को कैसे कम करूं। आखिरकार मैंने ये क्रॉस ब्रीडिंग वाला तरीका सोचा। हालांकि इस स्पेशल फूड थेरेपी से रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है, पहली बार खाने पर ही असर होता है। कैसा लगा? तुझमें कुछ फर्क आया? मेरे पास और भी क्रॉस ब्रीड वैरायटी है, तू कभी भी छक सकता है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि तू ढूंढ रहा है कोई स्वैच्छिक और फ्री गिनी पिग। सोंग झुनलांग मुस्कुराया मानो मान गया हो। शियाओ लिन ने लंबी आह भरी। ठीक है, अगर इससे ताकत बढ़ती है तो मान लेता हूँ, बस इतना पक्का करना कि मेरी जान को कोई खतरा ना हो। बिल्कुल 100%। ठीक है, तो मैं अभी क्लास में जाता हूँ। वैसे ये भी बता दे मैं कितनी देर बेहोश रहा? सोंग झुनलांग ने 2 उंगलियां दिखाते हुए बताया कि वो पूरे 2 दिन बेहोश था। शियाओ लिन के पसीने छूट गए। 2 दिन से क्लास मिस कर रहा हूँ, मेरे क्रेडिट्स तो निगेटिव हो जाएंगे। टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तेरी छुट्टी मंजूर हो चुकी है। अब से रात को भी तू मेरे यहाँ रुके, किसी को तुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होगी। शियाओ लिन ने चैन की सांस ली और सोंग झुनलांग से कहा कि वो शाम को फिर आएगा। इस बीच शोरगुल वाले मेस में गु शियाओ यू चुपचाप खाना खा रही थी। उसने साफ साफ सुन लिया कि वांग डालिन और हान सेन आपस में क्या कह रहे थे। वांग डालिन गुस्से से बोला, ये कैसा अजीबोगरीब मामला है? शियाओ लिन बाल बाल बच गया। हान सेन ने कहा, तू अभी भी शियाओ लिन की बात में उलझा है। मुझे इस वजह से कितना डांट पड़ी है, बस मेरा गुस्सा निकल रहा है। हमने उसे ट्रेनिंग रूम में बंद किया और उसके रूल्स तोड़ने का इंतजार कर रहे थे, पर वो आदमी 2 दिन से गायब है। जब पता किया तो पता चला कि न सिर्फ उसके क्रेडिट्स नहीं कटे, बल्कि उसने लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सोंग सेक्रेटरी से भी कनेक्शन बना लिया है। गु शियाओ यू अचानक उठी। उसके हाथ से चॉपस्टिक गिरने ही वाली थी। उसने देखा शियाओ
शियाओलिन अपनी ट्रे लेकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आ रहा था और हाथ हिला रहा था। गु शियाओयू ने हैरानी से पूछा, तू पिछले 2 दिनों में कहाँ था? शियाओलिन ने शर्मिंदगी से सिर खुजलाते हुए कहा, बड़ी लंबी कहानी है, बाद में समझाता हूँ। वांग डालिन ने शियाओलिन को देखा तो वो चौंक गया। वो गुस्से से उठकर उसके पास गया और ताना मारने लगा, अरे ये हमारे सर्वशक्तिमान मॉनिटर साहब हैं, 2 दिन से गायब थे, मुझे लगा स्कूल के रूल्स तोड़ने पर निकाल दिए गए। हान सेन ने तुरंत रोका, यहाँ ऐसे मत बोल, कहीं और परेशानी न हो जाए। वांग डालिन बेफिक्र होकर बोलता रहा, सुना है तू बहुत मेहनत कर रहा है, पर मेरा कहना है कि बेकार मत मेहनत कर। कचरा चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उससे कुछ नहीं होता। कोई भी बड़ा आदमी पीछे खड़ा हो, एबिलिटी का अंतर तू जिंदगी भर पूरा नहीं कर सकता। शियाओलिन ने बेपरवाही से अपने कान खुजलाए। बहुत बढ़िया। वांग डालिन को गुस्सा आ गया, तेरा ये रवैया क्या है? बहुत अकड़ रहा है। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सोंग झुनलांग का सहारा पाकर क्या उड़ रहा है? यहाँ का रूल समझ ले, इस कॉलेज में सिर्फ ताकत मायने रखती है। अब अच्छे से मौज कर ले, कम्प्रिहेंसिव एग्जाम में मैं तुझे दिखाऊंगा कि फर्क क्या होता है। ये कहकर वो गुस्से से चला गया। शियाओलिन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, बीमार है। गु शियाओयू ने अपने चश्मे को सीधा करते हुए कहा, तुझे अभी तक पता नहीं है, नोटिस आ गया है। पहले कम्प्रिहेंसिव एग्जाम का टाइम आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 3 महीने बाद था, अब 1.5 महीने में होगा। शियाओलिन ने उदासी से कहा, पूरा आधा टाइम कम कर दिया। इसका मतलब है कि मेरी ट्रेनिंग का सोना टाइम खत्म हो गया। आज का सब्जेक्ट बेसिक मेडिटेशन था। 2 दिन से क्लास मिस कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कोर्स कवर करना होगा, वरना टॉप 3 में आना तो दूर, एग्जाम पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। चौड़े क्लासरूम में 3rd ईयर की बेसिक मेडिटेशन टीचर ली मेलिंग ने शियाओलिन को देखा तो तीखे स्वर में बोली, तू ही शियाओलिन है, तू ही मेरी नाना के दिल को दुखा रहा है, उसकी क्लास में गड़बड़ मचाता है। तुझे कहां से ऐसी हिम्मत आई कि उसको मजबूर करके अपनी बकवास प्रोग्रेस स्वीकार करवा ली? शियाओलिन ने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगी। सीनियर, आप गलतफहमी में हैं। मैंने कभी चेंगना सीनियर को परेशान नहीं किया। उन्होंने खुद मेरी एबिलिटी टेस्ट करने का कहा था। मैंने अपनी ताकत से उनका टेस्ट पास किया। ली मेलिंग ने उसकी एक नहीं मानी। जब मैं नहीं जानती, तूने जिद पकड़ी थी कि डुअल क्लासेस लेगा। नाना ने भलाई से समझाया था, तूने मानने से इनकार कर दिया। प्रेसिडेंट को बुलाकर उस पर दबाव बनाया। अगर नाना ने पहले से मुझसे कहकर नहीं भेजा होता तो मैं तुझे अपनी क्लास में पैर न रखने देती। तू नाना का एहसान मान, नालायक। शियाओलिन ने सिर खुजलाते हुए जवाब न देने का फैसला किया। तुम नए स्टूडेंट्स नाना की अच्छाई नहीं समझते। उसने एक बहुत प्रॉमिसिंग जूनियर पढ़ाया था, बिल्कुल तेरी तरह जिद्दी। डुअल क्लासेस पर अड्डा था। नाना ने उसे बार बार समझाया, आखिरकार उसकी जिद के आगे हार गई। नतीजा क्या हुआ? न्यू वर्ल्ड की पहली मुठभेड़ में ही क्रूर दुश्मनों ने उसे फाड़ डाला। उसकी लाश वापस आई तो टुकड़े टुकड़े थे, पहचानना मुश्किल था। तुझे पता है नाना उस दिन कितनी टूटी और कितना दोषी महसूस कर रही थी। वो दृश्य उसकी जिंदगी का काला सपना है। तुझे कुछ नहीं पता, बस अपनी मनमानी कर रहा है। ये बोलकर ली मेलिंग अपनी यादों में डूब गई। शियाओलिन को अब समझ आया, चेंगना सीनियर ने मुझे डुअल क्लासेस लेने से रोका था, इसका मतलब मुझे कमजोर समझना नहीं था, बल्कि वो एक दर्दनाक हादसे से गुजरी थी। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं सब समझ गया सीनियर, आप चिंता मत करो, मैं अपने ऊपर वही हादसा नहीं दोहराने दूंगा। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि उस क्रूर न्यू वर्ल्ड में जीवित रह सकूं। ली मेलिंग ने कमर पर हाथ रखकर कहा, मैं पहले ही साफ कर देती हूँ। तूने जो 2 दिन की क्लास मिस की है, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, खुद देख लेना। शियाओलिन ने सिर हिलाया, फिर क्लासरूम में खाली सीट ढूंढने लगा। तभी पीछे से गु शियाओयू ने उसे इशारा किया। उसने सीट पर बैठते ही गु शियाओयू को धन्यवाद दिया और उसके नोट्स पढ़ने लगा। तो ये दुनिया 4 बेसिक एलिमेंट्स फायर, विंड, अर्थ, वाटर से बनी है। ताकतवर मैजिशियन अपनी मर्जी से इन एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे प्रोग्राम लिखते हैं और तबाह करने वाले स्पेल्स बना सकते हैं। मेडिटेशन का मतलब है मन को शांत करके हवा में बिखरे इन एलिमेंट्स को समझना, उनसे एक मानसिक कनेक्शन बनाना। शियाओलिन ने 2 मिनट तक पूरी ताकत से लगा रहा, पूरी तरह थक गया। उसने घबराकर आंखें खोली। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। जल्दी ही रात हो गई। वो सोंग झुनलांग के बगीचे में आया और बोला, क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जिसे खाकर समझने की ताकत बढ़े? सोंग झुनलांग ने ऊबते हुए आंखें घुमाई। तू मुझे कोई जादू का खिलौना समझ लिया है? मेडिटेशन क्लास में सबसे मुश्किल कदम हमेशा लेटर लेवल अपग्रेड नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस को 0 से 1 तक ले जाना होता है। कई जीनियस के लिए 1 से 50 तक पहुंचने में शायद 1 या 2 हफ्ते लगते हैं, लेकिन 0 से 1 तक पहुंचने में 1-2 महीने लग सकते हैं। शियाओलिन ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। पहले कम्प्रिहेंसिव एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बाकी है। मुझे उससे पहले हर पहलू में अपनी एबिलिटी बढ़ानी है। सोंग झुनलांग ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी खुजलाई। हो सकता है तू उन स्टूडेंट से बात करे जो मैजिक कोर्स में है। एलिमेंट परसेप्शन सीधे इंटेलिजेंस से जुड़ा होता है। फिर उसने अपना स्मार्ट टर्मिनल खोला और गु शियाओयू की डिटेल प्रॉपर्टी देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं। हालांकि गु शियाओयू की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा थी, उसकी बाकी की जिंदगी सिर्फ 2 साल रह गई थी।